हेलो और नमस्ते। दोस्तों एक यूपीएससी सीएससी का एस्पिरेंट जब भी अपनी हिस्ट्री की तैयारी की शुरू करता है, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है उसको वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर। जी हाँ, जीएस पेपर 1 का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। तकरीबन तकरीबन आप देखोगे कि 18 सेंचुरी से वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर से आपको सवाल आते हैं और हर साल आप आइडेंटिफ़ाई करके देखोगे तो आपको मेंस के अंदर 1 या 2 सवाल वर्ल्ड हिस्ट्री से मिल जाएँगे। साथों के साथ एक एसे यानी कि निबंध मिल जाता है। दिक्कत ये है कि 18 सेंचुरी से लेके जैसे-जैसे आप आगे चलोगे और 21st सेंचुरी की दुनिया में चले जाओगे, यानी कि आज के विश्व के अंदर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन एक एस्पिरेंट के लिए यही होता है कि भाई ये इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकली कैसे सेट करेंगे। क्योंकि सिलेबस में तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन दिया है, पर सवाल फ्रांस रिवॉल्यूशन से या अमेरिका की क्रांति से भी आ जाता है, राइट? सिलेबस में वर्ल्ड वॉर दिए हैं, पर वर्ल्ड वॉर्स के आगे-पीछे की भी बहुत सारी घटनाएँ हैं। रीजन ऑफ नेशनल बाउंड्रीज़ क्या होता है, कोलोनाइज़ेशन, डीकोलोनाइज़ेशन और फिलॉसफीज़ लाइक कम्युनिज़्म, कैपिटलिज़्म, सोशलिज़्म, देयर फॉर्म्स एंड इफेक्ट्स ऑन इंडियन सोसाइटी, हाउ इट हैज़ अफेक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इन सबको पूरा का पूरा क्रोनोलॉजिकली आपको आइडेंटिफ़ाई कराऊँगा। जी हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं आपको पूरा का पूरा क्रोनोलॉजिकली आइडेंटिफ़ाई कराऊँगा। एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में आपके लिए वन शॉट वीडियो रहेगा, तो हमारे साथ जॉइन कर दीजिएगा इस वीडियो के अंदर। बाय द वे, आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप अनअकैडमी के ऊपर मुझे फॉलो भी कर सकते हो और मैं पिछले 13 साल के अनुभव को इस वीडियो के माध्यम से आपको सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों ये वन शॉट वीडियो के ऊपर तो हम कंटिन्यू करेंगे ही, पर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आप पूछोगे अनाउंसमेंट क्या है? तो देखिए दोस्तों, ये वन शॉट वीडियो के अंदर मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहा हूँ कि वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या-क्या हुआ था। और आप हिस्ट्री से लेके यूपीएससी का फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो और आप कन्फ्यूज़्ड हो कि कैसे तैयारी करनी चाहिए और कैसे लेक्चर्स को हम उसका उपयोग कर सकते हैं और कैसे नोट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट है हमारे कोर्सेज़ का 3 डे फ्री ट्रायल। जी हाँ दोस्तों, 1 से लेके 3 अगस्त के बीच में आपको मेरे यूपीएससी के जितने भी कोर्सेज़ हैं अनअकैडमी के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, वो आपको फ्री में एक्सेस मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको फ्री के अंदर एक्सेस मिल रहे हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दी गई है, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, अपना फ़ोन नंबर डालना है। अगर आपने ऑलरेडी ये फ्री ट्रायल पहले उपयोग में लिया है, तो कोई और फ़ोन नंबर का भी उपयोग कर सकते हो और आप मेरे जितने भी कोर्सेज़ हैं, उन सबको देख पाओगे, आप नोट्स को अटेंड कर पाओगे, एवरीथिंग अराउंड। जी हाँ, फुल एक्सेस टू यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी। आपको कोई फ़ीस नहीं देनी है। जितने भी पेड कोर्सेज़ हैं, नोट्स हैं, बैचेज़ हैं, सब कुछ आप डाउनलोड करिए और देखिए कि अनअकैडमी के ऊपर कैसे पढ़ाया जाता है सर, ठीक है? तो फ़ायदा ये है कि ये फ्री एक्सेस की ख़ासियत यही है कि भई आपको तब सब के सब कोर्सेज़ मिल जाएँगे। टॉप एजुकेटर्स के क्लासेस को आप लाइव अटेंड कर पाओगे। टेस्ट सीरीज़ से लेके आपको जितना भी मटेरियल डाउनलोड करना है और आपकी जो भी डाउट्स हैं, वो भी आप यहाँ पे क्लासरूम के अंदर पूछ सकते हो। तो ये वन शॉट वीडियो तो आप यहाँ पे देखिएगा, पर आप मेरे लाइव कोर्सेज़ के अंदर आइए। इनफैक्ट अभी मेरा मॉडर्न इंडिया के ऊपर लाइव कोर्स चल रहा है, 5 से लेके 7:30 के बीच में। आप वो कोर्स को भी अटेंड कर सकते हो और अपनी क्वेरीज़ है, डाउट्स है, उसको ज़रूर से पूछ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उसके ऊपर क्लिक करके आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा दीजिएगा एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू यूज़ अवर 3 डे फ्री ट्रायल। ये 3 दिन तक आपसे कोई भी फीस नहीं चार्ज की जाएगी सर, ठीक है ना? तो ये ऑफ़र है, बेहतरीन रूप से इसका लाभ उठाइए। बाकी आपको डिटेल आगे चलती है। अब हम लोग देखते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में जो वन शॉट वीडियो है उसको कंटिन्यू करते हैं। अब वर्ल्ड हिस्ट्री को शुरू करना है तो आपको बता देता हूँ कि देखो 18 सेंचुरी से आपका सिलेबस दिया है, मिड 18 सेंचुरी यानी कि 1750 के आसपास का ये दौर है, राइट? 1750 से लेके 1991 तक, यानी कि कोल्ड वॉर खत्म हुआ जब अमेरिका एक लोन सुपर पावर के रूप में निकल के आया। इसकी पूरी की पूरी संघर्ष आपको नॉर्मली वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर पूछी जा सकती है सर, ठीक है? तो आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि भाई देखो, वर्ल्ड हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में सबसे पहला टॉपिक आता है औद्योगिक क्रांति, उसके बाद आता है अमेरिका की क्रांति, फिर फ्रांस की क्रांति। फ्रांस में नेपोलियन किस तरह से सत्ता पे आया, नेपोलियन हार गया और वियना कांग्रेस हुआ। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूरोप में नेशनलिज्म हुआ, ग्रीस इंडिपेंडेंट हो जाता है, जुलाई में 1830 में रिवॉल्यूशंस हुए और उसके बाद मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर हमें पता चल जाता है कि एज ऑफ रिवॉल्यूशंस की शुरुआत हुई। इसी दौर में आप देखोगे 1850s तक आते-आते पूरा का पूरा यूरोप में चेंज आया। चेंज क्या आया? नए नेशन स्टेट्स बने। जैसे 1850s और 70s के अंदर इटली जैसे कंट्री का यूनिफिकेशन हुआ, जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। 1860s में आप देखोगे अमेरिका के अंदर सिविल वॉर हो जाता है, राइट? उसके बाद की कहानी में आप देखोगे तो कम्युनिज़्म का ग्रोथ होने की शुरुआत होती है। तो इस तरह से 1870s के दशक के अंदर बहुत सारी चीज़ें बदली। स्पेन में इश्यू लड़ाई हो गई, फिर जापान का ग्रोथ होने की शुरुआत हो गई 1900s तक आते-आते। 1905 के बाद वाले पीरियड के अंदर हमें ये भी पता चलता है कि एशिया के अंदर भी चेंजेस हो रहे थे और 1912-13 तक आते-आते बाल्कन वॉर्स हुए, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ल्ड वॉर 1 होता है 1914 में।
1914 से लेके 1918 तक, यानी कि 1917-18 तक देखोगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला, राइट। ये वर्ल्ड वॉर वन 1918 में खत्म होता है, पर उसके पहले ही आप देखोगे 1917 के अंदर रशियन रिवॉल्यूशन यानी कि रशिया की क्रांति हो जाती है। 1919 के अंदर ही हमें जानकारी मिलती है कि वर्साई की ट्रीटी होगी, और उसके बाद पूरी की पूरी कहानी बदलती है, राइट। 1920s के अंदर ग्रेट डिप्रेशन हमें देखने को मिलता है, और 1930s के अंदर जापान जो है कि इंपीरियल पावर के रूप में निकल के आया। 1930s में ही हिटलर जैसे व्यक्ति विल्सी की जर्मनी के ऊपर सत्ता के ऊपर आएगा, और 1930s के बाद धीरे 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 करके हमें पता चलता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का माहौल बना। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर फाइनली 1939 के अंदर उभर के आएगा, जब जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर आक्रमण कर दिया, राइट। उसके बाद की कहानी आगे चलती है, जापान अमेरिका के ऊपर अटैक करेगा, और फिर धीरे 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 करके 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलेगा। 1945 के अंदर हमें अमेरिका जब जापान में हिरोशिमा नागासाकी करता है, तो उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हो जाता है। इंटरेस्टिंगली सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद डीकोलोनाइजेशन होगा। ये डीकोलोनाइजेशन मुख्यतः भारत है, पाकिस्तान है, बहुत सारे कंट्रीज़ के क्रिएशन के रूप में निर्माण करता है। इनफैक्ट इसी दौर में यूनाइटेड नेशंस की भी स्थापना हुई, इज़राइल जैसे कंट्री की भी स्थापना हुई, और उसके बाद पूरी दुनिया कोल्ड वॉर में चली गई। कोल्ड वॉर क्या है कि भई अमेरिका और रशिया के बीच में एक लड़ाई थी, आइडियोलॉजिकल लड़ाई थी। किस बात की लड़ाई है कि भई कौन नंबर 1 आएगा सर, ठीक है? किसकी आइडियोलॉजी भारी है, कैपिटलिज्म की या कम्युनिज्म की? इस दौर में भी कोरिया में लड़ाई होती है, वी विल सी कि उसके बाद वार्सो पैक्ट होता है, सुएज़ की क्राइसिस होती है, अफ्रीका का डीकोलोनाइजेशन हुआ 1950s और 60s के अंदर, एंड देन धीरे, 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 धीरे कोल्ड वॉर से बाहर निकलने के लिए बहुत सारे नेशंस ने नॉन अलाइनमेंट का निर्माण किया, जिसे हम लोग कहते हैं नॉन अलाइनमेंट सर, ठीक है? नॉन अलाइन मूवमेंट। बात आगे चली, उसके बाद ग्रेजुअली 1990s तक आते-आते कोल्ड वॉर अपने पीक के ऊपर गया, और यूएसएसआर यानी कि जो सोवियत रूस था उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, और अमेरिका एक नंबर 1 पावर के रूप में निकल के आया। मोटे-मोटे तौर के ऊपर वर्ल्ड हिस्ट्री का जो आपका सिलेबस है वो 1756 से लेके 1991 तक आपको देखने को मिलेगा, और ये सब मेजर इवेंट्स है, इसमें से आपको थीमेटिकली क्वेश्चंस आते रहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेल रूप में चर्चा करूँगा। अब सवाल ये आ जाता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री को शुरू करने से पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स आपको बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स क्यों हैं? क्योंकि यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि ये कीवर्ड्स के ऊपर से भी सवाल आते हैं। कि जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री का जो पहला टॉपिक है अमेरिका की क्रांति, वो मर्केंटलिज्म के अगेंस्ट में हुई थी। मर्केंटलिज्म एक ऐसी पॉलिसी है जहाँ कंट्रीज कॉलोनीज के माध्यम से अपनी इकोनॉमी को ऑगमेंट करने की कोशिश करते हैं, मोनोपोली बना के और बुलियन यानी कि गोल्ड का एक्विजिशन करके सर, ठीक है। तो ये जो मर्केंटलिज्म की जो नीति थी, ये किसने लागू की थी? ये मुख्यतः हमें देखने को मिल जाता है कि ब्रिटेन ने अमेरिका के ऊपर लागू की थी, भारत के ऊपर भी की थी, राइट। उसके बाद अमेरिकन ने लाइजे फार की नीति को अपनाया और फिर विद्रोह कर दिया। इन परिस्थिति के अंदर दुनिया की इतिहास का पहला विद्रोह अमेरिका की क्रांति के रूप में मिलता है, जो सबसे फर्स्ट पार्ट था। लाइजा फार क्या है? वो फ्री मार्केट इकोनॉमी को जन्म देता है। इनफैक्ट यही लाइजा फार और फ्री मार्केट इकोनॉमी के विचार के ऊपर से ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का शुरुआत हुई, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन विल सी की इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म को जन्म देगा। ये इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म ने इंपीरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवाद का निर्माण किया। तो मोटे-मोटे तौर के ऊपर आप देखोगे तो यहाँ से ही कॉलोनाइजेशन होने की शुरुआत हुई, और बहुत से कंट्रीज़ आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म का शिकार बने, राइट। तो पहले तो ये सब कीवर्ड्स आपको क्लियर हो जाने चाहिए। वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर एक रिपीटेटिव वर्ड आपको मिल जाता है जिसे हम लोग कहते हैं नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद। क्यों? क्योंकि बहुत सारे नेशंस है जो नेशन स्टेट्स में निकल के आए। इसके पीछे की विचारधारा है लिबरलिज्म, क्योंकि उदारवाद व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए, एनलाइटनमेंट से चलता आ रहा था। विल सी कि लोगों ने कंजर्वेटिज्म यानी कि जो रूढ़िवाद है, एक एक चुस्त समाज था, उसके विरुद्ध में आवाज़ उठाई थी, और फिर वहाँ से ही जब ये कैपिटलिज्म नहीं चल पाया तो देन विल सी कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म का भी ग्रोथ देखने को मिलता रहता है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री ही था जहाँ वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हमें ये पता चलता है कि भई बहुत से जर्मनी है या इटली है जिसके साथ जाती हुई थी, जिनके आधार के ऊपर एक रेडिकल आइडियोलॉजी निकल के आई, नाज़िज़्म और फासिज़्म। खैर इसी वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर हमें कलेक्टिव सिक्योरिटी का विचार देखने को मिलता है, जिसे हम लोग कहते हैं नाटो। कहा गया कि भई एक के ऊपर अटैक यानी कि सबके ऊपर अटैक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले एक शब्द देखने को मिलता है अपीज़मेंट। अपीज़मेंट का मतलब क्या है कि भई जैसे कोई गलत कर रहा है उसको स्वीकारना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही हमें डीकोलोनाइजेशन मिलता है, जहाँ कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंस दिया गया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही हमें ये भी पता चलता है कि न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ कोल्ड वॉर में कोई भी प्रकार के ग्रुप में ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। इसके लिए उसको कहते हैं नॉन अलाइनमेंट। मोटे-मोटे तौर के ऊपर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि दिस आर द सर्टेन कीवर्ड्स जो वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ने के लिए ज़रूरी है। अब सवाल ये आ जाता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक क्या था? तो देखिए, पहला टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में जो भी चीज़ आपको याद रखने लायक है, वो है एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यूरोप के अंदर प्रबोधन हुआ। प्रबोधन बेसिकली किस तरह से होता है कि जहाँ साइंटिफिक थिंकिंग, साइंटिफिक थॉट, पॉलिटी से लेके, कल्चर से लेके, इकोनॉमी से लेके, सोसाइटी से लेके हर जगह के ऊपर आई।
लोगों ने सवाल करने शुरू किए। इंग्लैंड में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ, मोनार्की की सत्ता खत्म हो जाती है, राइट? रिपब्लिकनिज्म की बात की जाती है, जॉन लॉक से लेके मॉन्टेस से लेके वोल्टायर जैसे थिंकर्स निकल के आए। इन सब के कारण यूरोप में बदलाव हुए और ये बदलाव के परिणाम स्वरूप हमें ये पता चलता रहता है कि यूरोप के अंदर साइंटिफिक थॉट के बेसिस के ऊपर से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जन्म हुआ। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैसे होता है? तो इंग्लैंड के अंदर बहुत सारे मशीन्स बनते हैं, पहली चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए, जैसे स्पिनिंग जेनी, जेम्स हार्ग्रीव्स के द्वारा बनने की शुरुआत हो जाएगी, फिर जेम्स वाट के द्वारा स्टीम इंजन का निर्माण किया गया। इनफैक्ट ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौर में ही एडम स्मिथ ने किताब लिखी थी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये वो किताब थी जिसके माध्यम से एडम स्मिथ ने कहा था कि दुनिया को, अगर समाज को, राष्ट्र को प्रॉस्परस होना है तो आपको फ्री मार्केट इकोनॉमी को जन्म देना पड़ेगा। पीछे बहुत सारे मशीन्स का निर्माण हुआ और ग्रेजुअली 1820s, 30s और 50s तक आते आते रेलवेज का भी निर्माण हो गया। इन परिस्थिति में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जन्म हुआ। अब आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से क्या सवाल आता है? सबसे पहला सवाल आ जाता है कि व्हाई इन इंग्लैंड सर, ठीक है? कि भाई इंग्लैंड में क्यों इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है सर, ठीक है? उसके पीछे के कारण क्या है? तो आपको इस चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, राइट है ना? तो आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे, तो जब जब हम लोग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें क्या पता चल जाता है? एक तो इंग्लैंड की ज्योग्राफी उसके साथ में थी, उसके पास कोल आयरन की कोई कमी नहीं है। फ्री मार्केट इकोनॉमी के कारण विल्स की बैंकिंग व्यवस्था का डेवलपमेंट हो चुका है। एक अमीर धनिक वर्ग है जिसने कैपिटल के पीछे लगाने की भी शुरुआत की थी और इसी दौर के अंदर उसके पास धन की, दौलत की कोई कमी नहीं है सर, ठीक है? पीछे बहुत सारे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हो चुके हैं, जैसे मशीन्स की इंट्रोडक्शन हो चुकी है, फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग जेनी, वाटर फ्रेम, ये सब के सब मशीन आपको मिल जाएंगे, जिन सब के कारण हमें ये पता चल जाता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे पहले रिवॉल्यूशन हुआ। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन जो था, ये कॉटन तो आपको पता ही होगा कि भारत से आ ही रहा था, अमेरिका से भी आ रहा था, राइट? धीरे धीरे करके इंग्लैंड ने हैवी इंडस्ट्रीज का भी निर्माण कराया। कोल की कोई इनके पास कमी नहीं है, स्टीम इंजन का डेवलपमेंट हो रहा है सर, ठीक है? स्टील प्रोसेस का रिफाइनमेंट भी हो रहा है, तो उसके कारण भी इनका ग्रोथ हुआ। दूसरी कहानी, इंग्लैंड के अंदर आपको ये भी चीज़ देखने को मिल जाती है कि इनके द्वारा ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी बहुत फोकस किया गया। इनिशियली कैनॉल्स के द्वारा डेवलपमेंट किया गया, फिर रेलवेज का डेवलपमेंट हुआ, स्टीम इंजन, और उसके बाद मैकेडेमाइज रोड, है ना, रास्तों के ऊपर इन्होंने काम किया, पक्के रास्ते बने, इसके लिए कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई। ये इंग्लैंड का ही दौर था। उसके बाद अमेरिका के अंदर तक आते आते टेलीग्राफ, टेलीफोन और वायरलेस चीज़ें बेसिकली टेलीग्राफी के रूप में डेवलप हो गई, जिसके कारण इनको बड़ा फायदा होता है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। अब ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के नेगेटिव्स भी थे। नेगेटिव्स क्या हुआ करते थे? तो आप देखिए कि फ्रॉम द सोशियो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस, सामाजिक और आर्थिक कंसिक्वेंसेस के रूप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने पॉपुलेशन एक्सप्लोशन किया। इस दौर के अंदर अर्बन से या रूरल से अर्बन माइग्रेशन हुआ, इसके कारण ग्रामीण व्यवस्था को ऊपर बहुत फटका पड़ा। फैक्ट्री सिस्टम का निर्माण हुआ, पर अल्टीमेटली पुअर लिविंग कंडीशंस के कारण लेबर की बड़ी एक्सप्लॉयटेशन होती है और लेबर कह रहा था कि अब हमें अधिकार चाहिए, हमें राइट्स चाहिए सर, ठीक है? इसी दौर के अंदर बुर्जुआ क्लास का डेवलपमेंट हुआ। ये बुर्जुआ क्लास अल्टीमेटली हैव क्लास के रूप में कहा गया और एक और वर्ग का निर्माण होता है जिसे हम लोग कहते हैं हैव नॉट क्लास, है ना? तो हैव और हैव नॉट क्लास के अंदर पूरी सोसाइटी का क्रिएशन होना और समाज के अंदर हम लोग ये कह सकते हैं कि एक बदलाव की कृषि की शुरुआत होनी। खैर, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, जिसके बारे में अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भाई औद्योगिक पूंजीवाद का जन्म होता है, ये वाला असर, ठीक है? तो ये जो औद्योगिक पूंजीवाद का जन्म है, ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण ही हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने ही साम्राज्यवाद को जन्म दिया, यानी कि इंपीरियलिज्म को। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जहां जहां होता है उसको दो चीज की आवश्यकता होती है। एक होता है मार्केट और दूसरा होता है रॉ मटेरियल, यानी कि रिसोर्सेज। जहां जहां ये मार्केट और रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, उस जगह को कॉलोनाइज किया जाएगा, उस जगह के ऊपर साम्राज्यवाद करके अपना दबदबा कायम करने की कोशिश की जाएगी, राइट? ये पूरी की पूरी प्रक्रिया आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंदर से मिलती है। इवेंचुअली वर्कर मूवमेंट और लेबर मूवमेंट को लेके बहुत बूमाबूम होगी। क्यों? क्योंकि वर्कर्स की सबसे ज्यादा खराब परिस्थिति थी। द लिविंग कंडीशंस ऑफ द वर्कर्स लिविंग इन इंग्लैंड वाज वेरी बैड एट दैट टाइम अराउंड सर, ठीक है? और इसको लेके धीरे धीरे करके लोगों ने आवाज बुलंद करने की शुरुआत की। परिणाम क्या हुआ? इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि इंग्लैंड में सोशलिज्म की तरफ लोग गए सर, ठीक है? यूरोप में भी सोशलिज्म की तरफ गए और इसी सोशलिज्म में कार्ल मार्क्स जैसे लोग आए, जिसने कहा कि मैं साइंटिफिक सोशलिज्म दूंगा, मतलब मेरा सोशलिज्म जो है वो वैज्ञानिक के रूप में है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जब मशीन आए तो मशीन के विरुद्ध में एक ग्रुप निकल के आया जिसे हम लोग कहते हैं ल्यूडाइट लोग। कौन थे ये लोग? ये वो लोग थे जो मशीनें तोड़ के आते थे। जैसे आज की तारीख में आपको लगता है ना कि एआई का निर्माण हो चुका है, तो एआई के कारण बहुत लोगों की
नौकरी धंधा रोजगार को अफेक्ट होगा। कुछ वैसी कहानी आपको उस पीरियड के अंदर भी मिलती रहेगी, राइट। दूसरा, इंग्लैंड में उसके बाद चार्टिस्ट मूवमेंट हुआ, लेबर ने अपने राइट्स के लिए बात की, ट्रेड यूनियंस की स्थापना होती है, फिर बहुत सारे कानून पास किए गए जिसमें हम लोग फैक्ट्री माइंस एक्ट की कभी कहानी मिल जाती है। एंड इन द लेटर स्टेजेस विल सी की सोशल वेलफेयर की भी पॉलिसीज होती है सर, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पहले यूरोप में फैलता है, उसके बाद अमेरिका, फिर जापान एंड देन इवेंचुअली विल सी कि भारत की तरफ भी आएगा। पर इंडिया में ब्रिटिश काल के अंदर यानी कि 20वीं शताब्दी में बहुत लिमिटेड बेसिस के ऊपर आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन मिलता रहेगा, राइट। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो सबसे पहला टॉपिक है आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर से, और आपके यहाँ पे यूपीएससी ने सिलेबस के ऊपर भी इसको हाईलाइट किया हुआ है सर, ठीक है। तो इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी सच एज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन दैट हैज बीन स्पेसिफिकली मार्क्ड बाय यूपीएससी, तो उसी की ही अपन चर्चा कर रहे हैं। तो पहली चीज आपको होपफुली समझ में आ गई होगी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है और ये कैसे फैला है सर, ठीक है। अब बात आगे चलती है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को मैंने बताया कि उसको फेजेस में पढ़ना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक ऐसी घटना है जिसने पूरी की पूरी आउटपुट को बदल दिया। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पे जिस तरह का प्रोडक्शन कैपेसिटी हो रहा था, आपके यहाँ पे जो मशीनरी का डेवलपमेंट हो रहा था, एवरीथिंग गॉट चेंज, सबका सब बदल गया है। अब पहले जैसी व्यवस्था आपको नहीं मिल जाएगी सर, ठीक है, राइट। नाउ न्यू मेथड्स न्यू टेक्निक्स आर इमर्जिंग अराउंड सर, ठीक है। और इन सब के माध्यम से औद्योगिकरण जो है वो सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर सबको चेंज करेगा, राइट। अब सवाल ये आ जाता है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन खाली अकेला इंग्लैंड में नहीं होता, याद रखेगा सर, ठीक है। इंग्लैंड के सिवाय बाद में अमेरिका के अंदर भी गया, बाद में जापान के अंदर भी गया, बाद में जर्मनी के अंदर भी गया, इवन रशिया के अंदर भी होता है सर, ठीक है। तो इनके बहुत सारे मॉडल्स हैं। मॉडल्स का मतलब होता है कि इसमें अलग अलग प्रकार के जो मेथड्स है वो यूज़ की गई थी, और इन मेथड्स के ऊपर से कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वहां से भी आपको यूपीएससी सवाल पूछता है सर, ठीक है। तो यू शुड बी क्लियर अबाउट व्हाट काइंड ऑफ मेथड्स वर यूज्ड एंड हाउ the methods can be mainly successful sir, ठीक है ना, were mainly successful in अंडरस्टैंडिंग द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन सर, ठीक है। अब एक एक करके अपन आगे चलते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अमेरिका में कैसे हुआ, हाउ डिड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन अमेरिका और रशिया, जापान और जर्मनी टुक प्लेस अराउंड सर, ठीक है। तो आपको खाली एक ब्रीफ ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग को तो बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है पूरा का पूरा सर, ठीक है। तो देखिए, अमेरिका की जोग्राफिकल लोकेशन उसको बहुत मदद करती है, राइट और रॉन्ग सर, ठीक। तो आपने पढ़ाई होगा और आपने याद करोगे तो अमेरिका के पास लैंड मिनरल्स की कोई कमी नहीं है, रॉ मटेरियल की कोई कमी नहीं है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड की कोई आवश्यकता नहीं है। इनके पास भर भर के टेरिटरी आपको देखने को मिल जाती है सर, ठीक है। इवन मैक्सिको के साथ भी लड़ाई करके इन्होंने टेक्सास और बाकी सारी टेरिटरी ले ली थी, लुसियाना इन्होंने फ्रांस से परचेस कर दिया था सर, ठीक है। और एग्रीकल्चर लैंड की भी कोई कमी नहीं है, तो पहले तो ये हो जाता है। दूसरा, अमेरिकन ने क्या किया, ट्रांसपोर्ट रिवॉल्यूशन कर दिया। सो बिफोर स्टार्टिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन दे डिड समथिंग कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट रिवॉल्यूशन, है ना। तो औद्योगिक क्रांति के शुरू होने से पहले ही इनके यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के नाम के ऊपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। अमेरिका ही था जिसने विल्सी की टेलीग्राफ से लेके, टेलीफोन से लेके, इवन स्टीम इंजन के अंदर भी डेवलपमेंट किया था थोड़ा बहुत। जेम्स वॉट के कार्यकाल के बाद के समय की ये बात है सर, ठीक है। तो उससे बहुत सारी चीज़ें हो गई सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। और इसी के साथ साथ अमेरिकन ने सबसे पहले फोकस किया वो है कॉर्पोरेट इकोनॉमी के ऊपर, राइट। इनके बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पावर हाउसेस हुआ करते थे जिन्होंने फोकस किया कि भाई हम कॉर्पोरेटाइजेशन को सपोर्ट करेंगे, एंड बाय डूइंग द कॉर्पोरेटाइजेशन वी विल मेक श्योर कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करेंगे सर, ठीक है। तो बहुत सारी फैक्ट्रीज मिल जाती है, रॉकफेलर जैसे ग्रुप्स मिलेंगे, फोर्ड जैसे ग्रुप मिलेंगे, कार्नेगी मेलन जैसे ग्रुप मिल जाएंगे सर, ठीक है। इन सबों के द्वारा विल्सी की इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और सरकार ने बहुत बड़ा इनको मदद किया सर, ठीक है। तो अमेरिका का जो स्टेट था दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इस तरह से अमेरिका का ग्रोथ हुआ। अब अमेरिका का ग्रोथ इंडस्ट्रियलाइजेशन में कब होता है, तो 1860s के बाद अमेरिका अपनी पीक के ऊपर जाएगा, और इसी के बाद आप देखोगे वर्ल्ड वॉर 1 हो या वर्ल्ड वॉर 2 हो, इन सब में अमेरिका ने अपने जलवा बिखारा है सर, ठीक है। तो ये तो पहली बात आपको मिल जाती है इंडस्ट्रियलाइजेशन की। यही इंडस्ट्रियलाइजेशन में आप जर्मनी को देख लीजिए। जर्मनी में इंडस्ट्रियलाइजेशन यूनिफिकेशन के बाद हुआ। यूनिफिकेशन कब हुआ, 1871 में, क्योंकि 1871 के पहले जर्मनी वॉज नेवर ए यूनाइटेड नेशन सर, ठीक है। इसके अंदर बिस्मार्क जैसे लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। ये जर्मनी के अंदर ऑलरेडी एक कस्टम यूनियन बन चुका था जिसे हम लोग कहते हैं ज़ोल्वरिन, है ना। सो इवन बिफोर जर्मनी बिकेम अ नेशन, जर्मनी एक राष्ट्र के रूप में निकल के आया, उसके पहले ही जर्मनी के अंदर ज़ोल्वरिन यानी कि एक कस्टम यूनियन बन चुका है। ये कस्टम यूनियन के कारण जर्मन्स के अंदर कहीं ना कहीं इकोनॉमिक, हम लोग कह सकते हैं कि इंटरडिपेंडेंस बढ़ गई थी। और ये जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बढ़ रही थी, इसके परिणाम स्वरूप हमको ये जानकारी मिलती है कि धीरे 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 करके
जर्मनी एक स्टेट के रूप में स्टेबल हो गया। प्रशिया जैसा कंट्री या प्रशिया जैसा जो स्टेट था उसने फ्रांस को डिफीट करके बहुत सारी टेरिटरी भी अपने अंडर में ली, राइट। इनके पास रूर सार जैसे रीजन्स अंडर में थे। रेलवेज का डेवलपमेंट किया, बैंकिंग का डेवलपमेंट किया, और इन्होंने केमिकल इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किया, क्योंकि बिस्मार्क चाहता था कि देखो जो मॉडल इंग्लैंड ने अपनाया वो मॉडल अपना के मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन ना करूं, मैं कोई और मॉडल अपनाऊं सर, ठीक है। इन्होंने भी हैवी इंडस्ट्रीज ऑटोमोबाइल के ऊपर फोकस किया, बेंस जो आपकी मर्सिडीज गाड़ी आती है वो मिल जाती है, और ग्रेजुअली ये भी सुपर पावर के रूप में निकल के आए। देन वी विल सी कि इन्होंने केमिकल इंडस्ट्री में आते आते जो डाइस का निर्माण किया, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, इंडिगो का जो क्रॉप था उसकी इंडिया में बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ी, जो हमने मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा हुआ है, राइट। तो आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन की कहानी क्लियर हो जानी चाहिए जर्मनी की। जर्मनी के साथ साथ आप आइडेंटिफाई करोगे तो और देशों में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जैसे जापान के अंदर सर, ठीक है। तो जापान में कब होता है, मेइजी डायनेस्टी के रिफॉर्म्स के समय पे होता है, याद करने की कोशिश करिए। व्हेन डिड द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन जापान स्टार्टेड, द जापानीज इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड टू प्लेस इन द मेइजी डायनेस्टी सर, ठीक है, 1860s के बाद। इन्होंने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया मेइजी रिस्टोरेशन के रूप में, राइट। इनके यहाँ पे एम्परर्स ने बहुत सारे बदलाव किए, लोगों को विदेश में भेजा, अपने ही लोगों को फॉरेन में भेजा, और फॉरेन भेज के उनको एजुकेशन देने की कोशिश की। उनको कहा कि तुम आओ, विदेश से पढ़ के आओ, विदेश से 4 लोगों को लेके आओ और हमारे देश के निर्माण में मदद करो सर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, रेलवेज बनती है, शिपिंग लाइंस बनने की शुरुआत हो गई थी, मॉडर्न टेलीग्राफ सिस्टम इन्होंने भी फोकस किया। इन्होंने भी बैंकिंग व्यवस्था बनाई, और इन्होंने ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत मदद किया, जिसको कहते हैं जाइबत्सु सर, ठीक है। इनिशियली पीएसयूज की मदद से इन्होंने डेवलपमेंट किया था, और पीएसयूज को बाद में लिबरलाइज करके एलपीजी करते हुए बेच दिया गया था सर, ठीक है। इस तरह से जापान धीरे 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 करके टेक्सटाइल से लेके मैन्युफैक्चरिंग से लेके हेवी इंडस्ट्रीज और बाद में आर्मामेंट में भी नंबर 1 निकल के आया, और एशिया का एक बहुत सुपर पावर बन के आया। इतना सुपर पावर कि इसने जापान को भी 1905 के अंदर डिफीट कर दिया था। तो आपको ये भी कहानी क्लियर हो जानी चाहिए। इसके सिवाय आप देखोगे तो रशिया में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। खैर रशिया का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मॉडल है वो थोड़ा बाद में होता है। क्यों होता है बाद में, क्योंकि रशिया 1917 के पहले मोनार्की में था, तो उसकी बहुत ही बैकवर्डनेस आपको मिल जाती है, राइट, ओके। 1860s 70s के दशक के अंदर थोड़े बहुत रिफॉर्म्स किए गए थे, पर ज़्यादा डेवलपमेंट होता नहीं है। पर 1917 के अंदर हमें ये पता चल जाता है कि रशिया में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ। ये बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के बाद जैसे जैसे समय का पहिया आगे गया, उसमें लेनिन और देन सब्सिक्वेंटली स्टालिन के समय तक आते आते 5 ईयर्स प्लान का निर्माण किया गया, एक कमांड इकोनॉमी का निर्माण किया गया। कमांड इकोनॉमी का मतलब ये था कि स्टेट जो है वो सब कुछ टेक ओवर करेगा, और स्टेट टेक ओवर करके विल सी की धीरे 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 करके अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को डेवलप करता है, जो एक चैनलाइजेशन था। तो इस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन ने पूरी दुनिया को बदला है। आपको पहला टॉपिक जो वर्ल्ड हिस्ट्री का है, इसमें से आपको बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। आपको एक थीम क्लियर हो जानी चाहिए कि इट्स अ रिकरिंग टॉपिक, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आजकल तो 4.0 पे चल रहा है, इसको कहते हैं आईआर 4.0, राइट। तो यू शुड अंडरस्टैंड द फर्स्ट टॉपिक ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, दैट इज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, हाउ इट हैड टेकन प्लेस, कैसे होता है, किस थीम में होता है, कौन करता है, इंग्लैंड में क्यों हुआ, बहुत सारे सवाल आपको इसमें से पूछे जा सकता है। यू शुड बी क्लियर। अब यहाँ से आगे चलते हैं और देखते हैं कि अमेरिका में कैसे क्रांति हुई, क्योंकि 18th या 19th सेंचुरी के कंटेक्स्ट में, मैं आपको फिर से कह देता हूँ, 19वीं शताब्दी के कंटेक्स्ट में, लेट मी एक्सप्लेन यू वाया ब्लैक बोर्ड अराउंड सर, ठीक है। तो 19th सेंचुरी के कंटेक्स्ट में आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। 19वीं शताब्दी के कंटेक्स्ट में यू शुड बी क्लियर अराउंड कि देखिए 18th सेंचुरी में जो ज़्यादातर सवाल आते हैं सर, ठीक है, 18th सेंचुरी में ज़्यादातर सवाल जो आते हैं, एक तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो 18 से लेके 19th सेंचुरी में गया, दूसरा अमेरिकी की क्रांति सर, और तीसरा फ्रांस की क्रांति सर, ठीक है। इन तीनों में से ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यू शुड बी क्लियर। अब हमने इसको तो रिवाइज कर दिया, अब थोड़ा अमेरिका की क्रांति के ऊपर चलते हैं और देखते हैं अमेरिका की क्रांति क्यों हुई थी, राइट, और इसकी इम्पैक्ट किस तरह से भारत के ऊपर या दुनिया के ऊपर होती है, थोड़ा वो भी रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो अब चलते हैं अमेरिका के अंदर। अब देखिए अमेरिका के कंटेक्स्ट में आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि अमेरिकन ने विद्रोह कब किया था सर, ठीक है, और पहली चीज़ के कंटेक्स्ट में, और दूसरा आगे पीछे की कहानी किस किस तरह की हुई थी, राइट। तो आपको मैंने बताया कि अमेरिका के कंटेक्स्ट में 1776 में अमेरिका ने अपनी डिक्लेरेशन कर दी थी, और 1776 से लेके करीबन 1783 तक अमेरिका के अंदर आपको क्रांति देखने को मिल जाएगी, राइट। तो एक एक करके अपन अमेरिका के कंटेक्स्ट में देख लेते हैं कि कैसे अमेरिका की बेसिकली हिस्ट्री रही है, और उन्होंने विद्रोह किस तरह से किया था सर, ठीक है। तो देखिए आप सबको थोड़ी बहुत क्लैरिटी हो जाएगी कि अमेरिका के कंटेक्स्ट में अमेरिका की स्टोरी लाइन किस तरह से और कहाँ से ये शुरू होता है, राइट।
तो देखिए अमेरिका एक कॉलोनी के रूप में था, आप सबको पता ही होगा ये कॉलोनी के रूप में किसने अमेरिकन्स को बिठाया था सर, ठीक है। तो विल फाइंड कि ब्रिटेन ने ही अमेरिका को सेटल किया था, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है, क्योंकि वो अपने कंट्रोल करता था। अब ब्रिटेन अमेरिका को कैसे कंट्रोल करता था, मुद्दे की बात आपको ये दिख के आ जाएगी सर, ठीक है। तो हमेशा से याद रखिएगा कि ब्रिटेन अमेरिका को कंट्रोल करता था वाया मर्केंटलिस्टिक पॉलिसीज, है ना। तो वो क्या है मर्केंटलिज्म, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि ब्रिटेन चाहता था कि अमेरिका से मैक्सिमम लाभ उठाया जाए सर, ठीक है। इन सब के कारण विल सी कि अमेरिकन्स को लग रहा था कि देखो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं करने दिया जा रहा है और हमें कंट्रोल किया जाता है मूलतः से सर, ठीक है। दूसरी कहानी आप देखोगे तो अमेरिकन्स को कंटिन्यूअसली निग्लेक्ट किया गया है, इनके रिसोर्सेज को आप आइडेंटिफाई करोगे, इनको एक्सपांड नहीं किया जाता था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। और इन सब के कारण जब अमेरिकन्स के ऊपर बैनिंग लगाई गई, बहुत सारी वस्तुओं के ऊपर प्रोहिबिशन लगाए गए, तो अमेरिकन्स बड़ी मात्रा में स्मगलिंग के अंदर भी इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई देखो हमें हमारी तो दुकान तो चलानी है सर, ठीक है। तो धीरे-धीरे करके ब्रिटेन ने 1760s तक आते-आते, बिकॉज़ आफ्टर द 7 ईयर्स वॉर्स, उनको और कंट्रोल करने की कोशिश की। तो इवेंचुअली ग्रेजुअली इट विल लीड टू सम काइंड ऑफ रिवॉल्यूशन सर, ठीक है। अब ये रिवॉल्यूशन का दौर कैसे निकल के आया था, याद करने की कोशिश करो। तो ब्रिटेन ने बहुत सारे कानून पास किए थे मर्केंटिलिज्म के रूप में सर, ठीक है। जहाँ ब्रिटेन उनके ऊपर रेवेन्यू एक्ट, शुगर एक्ट, स्टैम्प एक्ट जैसे विल्सी की कानून पास करके उनको मतलब कंट्रोल करता था सर, ठीक है। ऊपर से एक स्लोगन दिया था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये अमेरिकन्स के द्वारा दिया गया था। और अमेरिकन्स के जितने भी कॉलोनियल ग्रीवेंसेस थे, रेजिस्टेंस के जो एक्ट हो रहे थे, उसको भी दबाने की कोशिश की गई थी, राइट। तो इन स्थिति में अमेरिकन्स ने 1750-60s में बहुत बार प्रयत्न क्या किया कि भाई कुछ भी हो जाए, हमें हमारी अपनी खुद की आइडेंटिटी के ऊपर कुछ करना है और हमें बड़ा करना है सर, ठीक है। अमेरिका इस पीरियड तक आते आते आप देखने की कोशिश करोगे नेचुरल राइट से बड़ा प्रभावित हो चुका था। जॉन लॉक के विचार आ गए थे, मॉन्टेस के विचार आ चुके थे, कॉमन सेंस जैसी बुक्स लिखी गई है। और शायद इसी का ही कारण था, इन्होंने कहा कि भाई देखो हमारे संविधान में, हमारे देश के अंदर, हम जो प्रदेश में रह रहे हैं वहाँ पे हम लोग किसके लिए जी रहे हैं, हम लाइफ के लिए जी रहे हैं, लिबर्टी के लिए जी रहे हैं और परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस के लिए। ना हमें लाइफ मिल रही है, ना लिबर्टी मिल रही है, ना हमें खुशी मिल रही है, तो हम आपके अंदर में क्यों रहे सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो दे हैड मॉरल जस्टिफिकेशन टू ब्रेक अवे फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, है ना। इनके पास एक नैतिक रूप से कारण था कि भाई हम यहाँ से निकले। और इसी के बेसिस के ऊपर से 1763 के बाद सर धीरे धीरे करके माहौल बना। और 1763 तक आते आते, 1776 तक आते आते विल्सी की ये विद्रोह करेंगे, राइट। ये विद्रोह के रूप में विल्सी की कॉन्टिनेंटल आर्मी का क्रिएशन होता है, जॉर्ज वॉशिंगटन की अध्यक्षता में अमेरिकन ने फाइट की है सर, ठीक है। और ये फाइट ग्रेजुअली जाके एस्केलेट भी होगी। ये एस्केलेट होते होते धीरे धीरे करके इनको फॉरेन सपोर्ट मिला, जैसे फ्रांस का सपोर्ट मिल जाता है। और फिर उसके बाद यूरोपियन नेशंस भी मदद कर रहे थे, और इसी के कारण अमेरिकन्स की तीन चीज़ें सबसे मेन पॉइंट था कि भाई देखो हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन के बिना टैक्सेस नहीं पे करने हैं, और हमारी इंडिविजुअल लिबर्टी और नेचुरल राइट्स बेसिकली वो इन्फ्रिंज हो रहे हैं। आखिर के अंदर ब्रिटेन को ये चीज़ रियलाइजेशन हुई, और ब्रिटेन ने विल्सी की 1783 में पेरिस की ट्रीटी के द्वारा अमेरिकन को स्वतंत्रता दे दी कि भाई चलो हम तुम्हारी बात को मानेंगे। यही अमेरिकन विल्सी की 1789 में फाइनली अपना संविधान भी लिखते हैं और एक यूनियन की बात करते हैं। उन्होंने विल्सी की दुनिया को पूरा रास्ता दिखाया कि कैसे हम फाइट कर सकते हैं, वैसे आप भी कर सकते हो सर, ठीक है। जस्ट लाइक वी आर फाइटिंग, यू कैन ऑल्सो फाइट अराउंड सर, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी टाइमलाइन है, आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि टाइमलाइन की इवेंट्स कहाँ से शुरू हुई थी। तो इवेंट 1760 से शुरू होते हैं जब ब्रिटेन ने स्टैम्प एक्ट नाम का एक कानून पास किया। इसी के विरुद्ध में एक स्लोगन आया था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। इसी इवेंट के कंटिन्यूएशन में 1773 में बॉस्टन टी पार्टी हुई, जहां चाय की बहुत बड़ी खेप जो भारत से आई थी उसको समुद्र में डुबा दिया गया। 75-76 तक आते आते विल्सी की ये विद्रोह शुरू हुआ। 4 जुलाई 1776 के दिन यहाँ पे कॉन्टिनेंटल कांग्रेस होती है, जहाँ पे अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हो गई। 81 तक आते आते ब्रिटेन हार गया और 83 में ही पेरिस की ट्रीटी हुई। उसके बाद 87-89 के बीच में हमें ये पता चलता है कि अमेरिका का संविधान ड्राफ्ट किया गया। वॉशिंगटन पहले राष्ट्रपति के रूप में निकल के आए, ये वही जॉर्ज वॉशिंगटन है जिनकी अध्यक्षता में इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। आखिर के अंदर अमेरिकन को ये बुद्धि आई कि हमने फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड नहीं किए हैं, तो 1790s तक आते आते इन्होंने बिल ऑफ राइट्स यानी कि फंडामेंटल राइट्स को भी इंक्लूड कर दिया। इस तरह से हमें ये पता चल जाता है कि अमेरिका एक पहला देश के रूप में निकल के आया जिसने दुनिया को बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के आधार के ऊपर देश चल सकता है। वॉर, आप अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़ोगे, आपको अपने हक के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी। और कॉलोनाइजेशन जिस तरह से ब्रिटेन इनके ऊपर कर रहा था उसके विरुद्ध में भी इन्होंने आवाज़ उठाई सर, ठीक है। तो हम लोग को क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि कैसे अमेरिका की क्रांति हुई। अमेरिका की क्रांति वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे इंटीग्रल पार्ट है, और 18 सेंचुरी वर्ल्ड में, फिर से कह रहा हूँ आपको सर, ठीक है ना। 18वीं शताब्दी की जो दुनिया है उसको अगर आप आइडेंटिफाई करके बताओगे और कहोगे कि सबसे कोर इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, तो मैं कहूँगा कि अमेरिका की रिवॉल्यूशन 18 सेंचुरी की वर्ल्ड का
मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट के रूप में हम लोग कह सकते हैं सर, ठीक है, क्योंकि अमेरिका की क्रांति पूरी दुनिया को हिला देती है। अब सवाल ये आ जाता है कि अमेरिका की क्रांति के कुछ आउटकम्स थे, ये आउटकम्स अधूरे रहे, अधूरा के रूप में जैसे आप देखोगे स्लेव्स को राइट नहीं मिलते हैं, और इसके कारण अमेरिका आगे जाके 1860 में देखोगे तो सिविल वॉर की तरफ चला जाएगा। खैर सिविल वॉर को कभी बाद में चर्चा करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चल जाते हैं, वो है फ्रांस की क्रांति सर, ठीक है। फ्रांस की क्रांति कब होती है? 1789 से शुरू होती है, 1815 तक यानी कि 1815 तक रहेगी पहले फेज में। इस फेज में ही हमें ये भी पता चल जाता है कि नेपोलियन जैसे लोग निकल के आएंगे जो फ्रांस को दिशा दिखाने का काम करेंगे और फ्रांस को नंबर 1 पावर के रूप में भी बिठाते हैं। अब आगे की कहानी किस तरह से है उसको एक एक करके समझते हैं फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू सर, ठीक है। तो देखिए फ्रांस की क्रांति की कहानी आप सबको पता ही होगी कि कैसे हुई है, किस तरह से होता है और उसके थीम किस तरह से चलते हैं सर, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट अपना मैक्रो ओवरव्यू है। 1789 में फ्रांस के राजा के विरुद्ध में क्रांति हुई। क्यों हुई थी? क्योंकि एब्सोल्यूट मोनार्की थी सर, ठीक है। 89 में क्रांति होने के बाद राजा को धीरे धीरे करके खत्म कर दिया गया और 1793 तक आते आते फ्रांस में आया रीन ऑफ टेरर। ये रीन ऑफ टेरर क्या था? तो जैकोबिन जैसे लोग थे जिन्होंने आके विल्सी की सत्ता को हथिया लिया और बहुत लोगों को मार दिया, बहुत लोगों को गिलोटिन कर दिया। इस दौर में फ्रांस अपना संविधान भी लिखता है, पर ये संविधान भी आगे जाके काम नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि 1899 तक आते आते या 1799 तक आते आते नेपोलियन ने आके कू कर दिया। ये नेपोलियन 1804 तक आते आते अपने आप को एम्परर बनाता है और उसने कॉन्टिनेंटल सिस्टम लागू किया 1806 में। कॉन्टिनेंटल सिस्टम क्या था? एक ऐसी व्यवस्था थी, एक ऐसी सिस्टम हुआ करती थी जिसके माध्यम से नेपोलियन ने ग्रेजुअली इंग्लैंड को हराने की कोशिश की थी। खैर उसमें वो फेल हो गया था। इसी नेपोलियन की विनाशकाली विपरीत बुद्धि देखने को मिल जाती है रशिया के ऊपर हुई, जहां उसने रशिया के ऊपर अटैक कर दिया और ऐसा अटैक था कि वहां 6 लाख बंदे लेके गया था, 2000 वापिस आए थे, राइट। उसके बाद नेपोलियन का पतन हुआ 1813 में, लिप्जिग में वो हार गया जहां मल्टीपल नेशंस ने उसको हराया। वापिस आता है नेपोलियन हारने के बाद भी एंड 1815 में वाटरलू में हारा। वाटरलू के बाद वो फिर कभी बाहर नहीं निकल के आ पाया और उस तरह से फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन का कंटेक्स्ट आपको टाइमलाइन में क्लियर हो जाना चाहिए। अब सवाल ये आ जाता है कि भाई फ्रांस की क्रांति क्यों हुई थी सर, ठीक है, और कहानी किस तरह से चलती रहती है। तो याद करने की कोशिश करिए आप, है ना, ट्राई टू रिकॉल द डेज अराउंड, ओके। तो आप अगर आप याद करोगे तो आपको एक चीज देखने को मिल जाती है कि फ्रांस की क्रांति के पीछे का कारण था फ्रांस में आर्थिक रूप से बहुत बड़ी कटौकटी आना, यानी कि आर्थिक रूप से बहुत बड़ी क्राइसिस होना। ये क्राइसिस के साथ साथ पॉलिटिकल क्राइसिस उभरना और इसके लिए राजा के द्वारा एस्टेट जनरल बुलाई गई थी। किसने बुलाई थी? लुई 16 के द्वारा सर, ठीक है। बाद में फ्रांस के लोगों ने इकट्ठे हो गए और थर्ड एस्टेट के लोगों ने टेनिस कोर्ट के अंदर ओथ ली थी और वहां से ही क्रांति की शुरुआत हुई। 14 जुलाई 1789 के दिन इन्होंने राजा की बची कुची इज्जत भी खत्म कर दी, जहां बेस्टाइल जो फ्रांस का किला था राजा का उसके ऊपर भी अटैक किया गया। 1789 में 26 अगस्त 1789 के दिन फ्रांस ने भी अपना डिक्लेरेशन किया। उसको कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन सर, ठीक है, जिसके द्वारा फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की तरफ गया। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो चाहते चलते चलते फ्रांस 1791 तक आते आते कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में भी कन्वर्ट हो गया। ये फ्रांस टेक्निकली 1792 में रिपब्लिक डिक्लेयर होता है और मोनार्की को अबॉलिश करके एक रेडिकल फेज की तरफ गए। ये रेडिकल फेज में रीन ऑफ टेरर आया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसी दौर में राजा को खत्म किया जाता है, कमिटी ऑन पब्लिक सेफ्टी बनती है और रॉबिस्पियर जैसे लोग इसके अंदर अपना शासन करने की कोशिश करेंगे। इस शासन के माध्यम से इन्होंने बहुत सारे लोगों को खत्म किया, बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है सर, ठीक है। बात आगे चलती है 1794-99 के बीच में आपको डायरेक्टरी का शासन मिलेगा। डायरेक्टरी मूलतः से 5 लोग थे, 5 शासक थे जिन्होंने मिलकर फ्रांस को कैप्चर किया था और उनकी जो परिस्थिति थी उसका लाभ किसी ने उठाया तो नेपोलियन ने उठाया। 1799 तक आते आते नेपोलियन आया, उसने आके सत्ता में अपनी हाथ पकड़ी सर, ठीक है। और फिर उसने अपना नेपोलियनिक कोड बनाया, अपने आप को एम्परर कहा। उसने ऑस्ट्रेलिस और ट्रैफलगर की लड़ाई की जिसमें ब्रिटेन ऑस्ट्रिया के सामने, रशिया के सामने फाइट करेगा। फिर पेनिनसुलर वॉर किया, रशिया में इन्वेड किया एंड देन लिप्जिग और वाटरलू के बाद वो हार गया सर, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे कहानी के रूप में फ्रांस की क्रांति हुई थी और ये फ्रांस की क्रांति कैसे 1780s और 90s के दशक के अंदर पूरी की पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री को चेंज करती है। अब यहाँ से 2 प्रकार के सवाल बनेंगे। एक बनेगा कि फ्रांस की क्रांति का आउटकम क्या रहा है सर, ठीक है। आपको यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है, जहां यूपीएससी इसमें से मल्टीपल टाइम सवाल भी पूछ चुका है, राइट। जहां यूपीएससी ने पूछा था आपको सर, ठीक है, कि भाई फ्रांस की रिवॉल्यूशन ने आज के आधुनिक दुनिया यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड सर, ठीक है, ये मॉडर्न वर्ल्ड के जो फाउंडेशन है उसको कैसे ले डाउन किए थे सर, ठीक है। हाउ द फाउंडेशंस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड वर लेड डाउन बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये आपको सीधा सीधा यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था सर, ठीक है, राइट, ओके।
सो यूपीएससी हैड ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चंस कि कैसे आधुनिक दुनिया के जो सिद्धांत है वो फ्रांस की क्रांति के बाद रखे गए हैं सर, ठीक है। वैसे ही आपको दूसरे टॉपिक के ऊपर से भी आ सकता है कि फ्रांस की क्रांति जो है वो अधूरी रही और इसी आउटकम के रूप में हमें नेपोलियन जैसे लोगों का ग्रोथ होने की मिल जाती है सर, ठीक है। नेपोलियन के बारे में एक कहानी बोली जाती है कि ही इज कॉल्ड एज द चाइल्ड एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ द फ्रांस की रिवॉल्यूशन सर, ठीक है। फ्रांस की क्रांति के चाइल्ड और डिस्ट्रॉयर के रूप में उसको कंसीडर करते हैं। नेपोलियन की चर्चा थोड़ी कर देते हैं। अब देखते हैं नेपोलियन को क्यों चाइल्ड और डिस्ट्रॉयर के रूप में कंसीडर किया गया, ऐसी क्या कहानी है सर, ठीक है। तो देखिए नेपोलियन के केस में आपको चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई नेपोलियन को चाइल्ड और डिस्ट्रॉयर के रूप में कहते हैं, उसके पीछे की क्या क्या स्टोरी है सर, ठीक है। तो देखिए उसकी अर्ली लाइफ के ऊपर से तो आपको सवाल नहीं आते, पर कोर्सिका करके एक आइलैंड था इटली और फ्रांस के बीच में, वहाँ पे वो एग्जिस्ट करता था, मतलब वहाँ पे उसकी जन्म हुआ था। फिर वहाँ से वो पेरिस के ऊपर आया। नेशनल कन्वेंशन के समय पे उसने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखी। उसके बाद उसने जोसेफिन के साथ शादी की। जोसेफिन के साथ शादी बड़ी उसकी जीवन के बदलाव लेके आती है। क्यों? क्योंकि नेपोलियन जोसेफिन के साथ शादी करके अपनी हायरार्की में आगे बढ़ता है, उसको ग्रोथ मिलता है सर, ठीक है। यही नेपोलियन ने बाद में इटली के ऊपर कैंपेन किए, इजिप्ट के ऊपर कैंपेन किए, थर्ड कोalition की वॉर की और यूरोप के राजाओं को डिफीट किया और 1799 में डायरेक्टरी को उसने पलटा दिया। पलटाने के बाद वहाँ पे कॉन्सुल सिस्टम लागू की। ये कॉन्सुलेट के रूप में उसने धीरे धीरे 1804 में ही अपने आप को राजा डिक्लेयर कर दिया। इसने ही सेंट्रलाइजेशन किया और ग्रेजुअली हमें ये पता चल जाता है कि फ्रांस जो है वो इसके समय पे अपनी ग्लोरी में और अपने पीक के ऊपर चला गया, राइट। ये नेपोलियन को कहते हैं द चाइल्ड ऑफ द रिवॉल्यूशन, क्योंकि रिवॉल्यूशन के कारण पैदा हुआ। ये नेपोलियन ने आके लीगल रिफॉर्म्स किए, नेपोलियनिक कोड यानी कि रूल ऑफ लॉ की स्थापना करवाई, राइट है ना, बैंक की स्थापना करवाई, कमर्शियल रिफॉर्म्स किए, पोप के साथ उसने एग्रीमेंट करवा दिया, लीजन ऑफ ऑनर बनाया, बेसिकली ऐसे सैनिकों का ग्रुप बनाया जो फ्रांस के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे, बाहर के होंगे तो भी चलेगा सर, ठीक है। यही नेपोलियन ने एजुकेशन के ऊपर भी बदलाव किया, ब्यूटिफिकेशन ऑफ पेरिस और बहुत सारी चीज़ें करेगा। अब सवाल इतना सारा अच्छा था तो नेपोलियन क्यों हार जाता है सर, ठीक है। तो नेपोलियन ने बहुत सारे स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स किए। ये ब्लंडर्स कौन से थे? जैसे एक ब्लंडर था कॉन्टिनेंटल सिस्टम, इंग्लैंड को ब्लॉक करने की कोशिश की गई है सर, और उसके कारण उसको बहुत बड़ा फटका पड़ा। उसके बाद उसने स्पेन में लड़ाई कर दी, उसको कहते हैं पेनिनसुलर वॉर, है ना। तो उसके लिए कहा जाता है उसको स्पेनिश अल्सर हो गया, जैसे कहते हैं औरंगजेब को दक्खन अल्सर हुआ था, नेपोलियन को स्पेनिश अल्सर हुआ और दोनों का पतन हो जाता है। बची कुछ ही बातें उसको रशिया के अंदर पता चल जाती है। 1812 में रशिया के ऊपर भाई ने अटैक किया, मॉस्को से वापस आते आते खत्म हो जाता है, राइट। उसके बाद लिप्जिग की लड़ाई हुई 1813 में और उसके बाद वो खड़ा नहीं हो पाता है। वाटरलू में 1815 में उसको फिर से पराजित कर दिया जाता है और इवेंचुअली उसको सेंट हेलेना में भेज के वहाँ पे उसकी 1821 के आसपास मृत्यु हो जाएगी, राइट। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि नेपोलियन क्यों हारा था, क्योंकि एम्बिशन उसका एक कारण था। यूरोप के राष्ट्रवाद ने उसको पराजित किया था, ब्रिटिश नेवल सुप्रीमेसी को कभी वो डिफीट नहीं कर पाया। इंटरेस्टिंगली उसके भाइयों को उसने सत्ता के ऊपर बैठाया था, नेपोटिज्म किया था, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। और उसने अल्टीमेटली चर्च के साथ जो किया, इसके कारण यूरोप के बहुत सारे लोग नाराज थे और नेपोलियन हार गया। तो इस तरह से 18th सेंचुरी की जो दुनिया, 18वीं शताब्दी की जो दुनिया है, उसके जो एज ऑफ रिवॉल्यूशन का जो पहले 3 टॉपिक होते हैं वो आपके खत्म होते हैं सर, ठीक है। अब सवाल ये आ जाता है कि नेपोलियन हार गया, उसके बाद क्या होगा? तो आपको याद होगा कि नेपोलियन 1815 में हारा, उसके बाद कांग्रेस ऑफ वियना हुई। जब कांग्रेस ऑफ वियना होती है उसके बाद एक ओल्ड ऑर्डर की सिस्टम को वापस लाने की कोशिश की जाती है और इसके बाद ही आप देखोगे 1820s और 30s के अंदर यूरोप के अंदर फिर से ओल्ड ऑर्डर यानी कि पुरानी व्यवस्था की तरफ जाने की कोशिश की गई। अब ये पुरानी व्यवस्था क्या थी, उसको एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वाज द ओल्ड ऑर्डर दैट वाज बीइंग इम्पोज्ड इन यूएस, ठीक है, इन द यूरोप सर, ओके। तो देखिए नेपोलियन राष्ट्रवाद के विचार को बड़ा पॉपुलराइज करवा रहा था, राइट। और नेपोलियन जिस तरह से राष्ट्रवाद के विचारों को पॉपुलराइज करवा था, वो कांग्रेस ऑफ वियना को पसंद नहीं आया था। कौन था सर, ठीक है। वो ये लोग थे जो यूरोप को रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे थे। कौन व्यक्ति था? मेटरनिक जैसे लोग आपको मिल जाएंगे। ये मेटरनिक था जो सोच रहा था कि हमें लिबरलिज्म, नेशनलिज्म, रिवॉल्यूशंस को और डेमोक्रेसी को रोकना है और मोनार्की को आगे चलते रहना है, क्योंकि मोनार्की के आधारित ही दुनिया चलती रहती है सर, ठीक है। ये मेटरनिक ने 1820s और 30s के अंदर बहुत सारी क्रांतियों को रोकने की कोशिश की। इनफैक्ट नेपल्स में, स्पेन में, ग्रीस में बहुत सारी घटना भी बनती है, पर वो टेम्पररी सेटबैक के रूप में रुक जाती है। आखिर के अंदर 1820s और 30s तक आते आते हमें ये पता चल जाता है कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, यानी कि ग्रीस के अंदर क्रांति की आग लगी। ये क्रांति की आग अल्टीमेटली हमें ये जानकारी देती है कि ग्रीस को ऑटोमन एम्पायर यानी कि जो आपका उस्मानिया सल्तनत, तुर्की का साम्राज्य था, उससे स्वतंत्रता मिल जाती है। कहानी और आगे चलती है। 1830 तक आते आते जुलाई रिवॉल्यूशन इन फ्रांस हुआ। फ्रांस के अंदर चार्ल्स टेन करके जो राजा थे आपकी बर्बन डायनेस्टी के, उनको पलटा दिया जाता है और फिर से ऑर्लियंस डायनेस्टी को सत्ता पे लेके आए, राइट, ओके। तो इस तरह से 1830 बिकेम अ वेरी लैंडमार्क ईयर। इनफैक्ट 1830 में ही बेल्जियम के अंदर भी विद्रोह हुआ। क्यों?
क्योंकि बेल्जियम को नीदरलैंड के अंदर डाल दिया गया था। आप सबको पता ही होगा कि ये जो मेटरनिक सिस्टम हुआ करती थी, ये मेटरनिक सिस्टम में वियना ऑर्डर के रूप में बेल्जियम की स्वतंत्रता छीन ली गई थी सर, ठीक है? और कहानी के रूप में हमें ये पता चल जाता है कि फिर से विद्रोह होगा। 1830 में पोलैंड ने भी विद्रोह किया रशिया के सामने, पर उनको सप्रेस कर दिया जाता है। खैर कब तक ये बात चलती है, बहुत लिमिटेड पीरियड ही था, क्योंकि 1840s तक आते-आते फिर से यूरोप में आग लगी। फिर से डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट लिबरल लोगों ने विद्रोह किए और ये विद्रोह के परिणाम स्वरूप अगले 12 साल के अंदर जर्मनी और इटली जैसे कंट्रीज़ का यूनिफिकेशन भी होगा। इंटरेस्टिंगली जब 1848 में देखोगे तो फ्रांस में फिर से गणतंत्र बना और इसी दौर में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी जाती है। अब आप पूछोगे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो क्या है? तो भाई देखो, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हुआ था ना, औद्योगिक क्रांति जब हुई, तो औद्योगिक क्रांति के समय पे हैव नॉट क्लासेस का बहुत बड़ा हमें पता चल जाता है कि वर्ग बन गया था। मज़दूर, गरीब जो थे, उन सबका शोषण होना शुरू हो गया था। और 1840s तक के दशक में अगर आपको थोड़ी बहुत आइडिया होगी तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑलमोस्ट पूरे यूरोप में फैल चुका है, राइट? तो तब मजदूर गरीब जो लोग हैं उनके लेके, उनके अधिकार को लेके बात होनी बहुत बड़ी मात्रा में शुरू हो गई थी। और फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स के द्वारा इसके लिए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी गई। ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आगे जाके आप देखोगे तो यूरोप के अंदर मजदूरों की और कम्युनिज्म की बेसिकली ग्रोथ के पीछे भी रिस्पॉन्सिबल है सर, ठीक है? तो इस तरह से डेवलपमेंट रहा। अब बात आगे चली 1840s और 50s तक आते आते विल सी कि यूरोप के अंदर एक नया दौर निकल के आ चुका था, वो था राष्ट्रवाद। और यही राष्ट्रवाद ने इटली और जर्मनी जैसे कंट्रीज को यूनिफाई किया। अब जर्मनी और इटली की एक एक करके कहानी देख लेते हैं। आप सबको थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही कि इटली को बेसिकली नेशन के रूप में कंसीडर ही नहीं किया जाता था। क्यों? क्योंकि इटली वॉज एक्चुअली अ टेरिटरी विच वॉज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर रीजन्स। वहाँ एक से अधिक डायनेस्टीज विल सी की रूल किया करती थी। सबसे बड़ा रूल और शासन किसी का था तो वो ऑस्ट्रिया का हुआ करता था, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है? 1815 में ही जब नेपोलियन हारा तो जर्मनी के अंदर भी यही चीज़ की जाती है और राइन कॉन्फेडरेशन क्रिएट करके ऑस्ट्रिया ने अपना दबदबा क्रिएट कर दिया, राइट? 1820s 30s में इटालियंस और जर्मन्स दोनों सोच रहे थे कि भाई हमारा यूनिफिकेशन हो, हम एक देश के रूप में निकल गए। और इसके लिए इटली में सबसे पहले प्रयत्न हुआ। कैसे प्रयत्न हुआ? 1830s में एक लीडर निकल के आया जिसका नाम था मजीनी। मजीनी ने यंग इटली नाम की एक संस्था की स्थापना की थी, रिपब्लिकनिज्म को फैलाया था और यूथ को मोबिलाइज किया था कि हम कुछ कर सकते हैं। ये वही मजीनी है जिनसे मोबिलाइज होकर भारत में सावरकर और उसके बाद लाला हरदयाल और बहुत सारे लीडर्स इंडियन नेशनलिज्म को प्रीच भी करते हैं कि भाई हमें भी हमारे देश को मजीनी की तरह सोचना है और इस देश को आगे लेके जाना है, राइट? तो इस तरह से विचार किए गए। बात आगे चली 1830s के अंदर हमें ये भी पता चल जाता है कि ज़ोल्वरिन नाम का एक कस्टम यूनियन बना, जो जर्मनी के यूनिफिकेशन के पीछे एक बहुत बड़ा योगदान देता है। 1850s तक आते-आते जर्मनी का और इटली का दोनों का यूनिफिकेशन शुरू हुआ और शुरू होने के पीछे पीछे एक व्यक्ति का योगदान मिलता है, जहाँ इटली के अंदर काउंट केवर पिडमोंट नाम के राज्य का प्रधानमंत्री बनता है। पिडमोंट वाज़ द ओनली इटालियन स्टेट अराउंड, राइट? ये इटालियंस ने लड़ाई करने की कोशिश की। 1850s में इन्होंने ऑस्ट्रिया के सामने लड़ाई की और नॉर्दर्न स्टेट्स को इंटीग्रेट करवाने की प्रयत्न किए गए। इसमें लोम्बार्डी जैसे रीजन्स के ऊपर इटालियंस का दबदबा हाजिर हुआ। उसके बाद दक्षिण इटली का यूनिफिकेशन किया गया गैरीबॉल्डी के द्वारा। गैरीबॉल्डी वाज कॉल्ड एज द स्वॉर्ड ऑफ द इटालियन यूनिफिकेशन, राइट? क्योंकि इटली में कोई एक व्यक्ति ने योगदान दिया है तलवार की धार के ऊपर, तो वो गैरीबॉल्डी ही था। बात आगे चलती रही। एक साइड के ऊपर इटली का यूनिफिकेशन चला, दूसरी साइड के ऊपर जर्मनी का चलता है। जर्मनी में बिस्मार्क इसी पीरियड में पीएम बनता है। पीएम का बनने का मतलब होता है चांसलर। और बिस्मार्क ने अपनी एक नीति लेके आया था जिसे हम लोग कहते हैं ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी। ये ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी क्या हुआ करती थी? तो बिस्मार्क ने कहा कि भाई देशों का निर्माण डिप्लोमेसी के थ्रू नहीं होता, तलवार की धार के ऊपर ही आपको करना पड़ेगा। इस तरह से बिस्मार्क ने जर्मनी की यूनिफिकेशन के साथ डेनमार्क और ऑस्ट्रिया के साथ लड़ाई कर दी। 1864 में स्लेस्विग और होल्स्टीन को लेके उसने डेनमार्क के साथ लड़ाई की और उसके बाद सब्सिक्वेंटली ऑस्ट्रो पर्शियन वॉर हुआ। ये ऑस्ट्रो पर्शियन वॉर होने के कारण इटली को भी फायदा हुआ, क्योंकि बिस्मार्क ने वेनिस की इंटीग्रेशन करने में इटालियंस को मदद की, क्योंकि वेनिस वॉज कंट्रोल्ड बाय द ऑस्ट्रियंस। ऑस्ट्रियंस के साथ बिस्मार्क लड़ रहा था। तब हमें ये पता चल जाता है कि इटालियंस को मौका मिला और उन्होंने वेनिस को जीत लिया। यही बिस्मार्क 1870 में 1870 के अंदर, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तो फ्रांस के साथ भी लड़ाई करता है। उसको कहते हैं फ्रैंको प्रशियन वॉर। ये फ्रैंको प्रशियन वॉर इस दौर के अंदर होती है जहां फ्रांस में यूरोप का जो फ्रांस का राजा था नेपोलियन III, जो ओरिजिनल नेपोलियन का भतीजा हुआ करता था, उसको भी पराजित किया गया। और पराजित करने का आउटकम क्या रहा? इटालियंस को एक और फायदा हुआ, क्योंकि रोम का इंटीग्रेशन भी बिस्मार्क ने ही कराया था। बिस्मार्क तब फ्रांस के साथ फाइट कर रहा था। उसके कंटेम्प्रेरी पीरियड के अंदर इटालियंस को मौका मिला और इन परिस्थिति के अंदर फ्रांस जो रोम को कंट्रोल करता था, पोप को कंट्रोल करता था, उसको वो लिबरेट कराने में सक्सेसफुल हो गए। इस तरह से हमें पता चल जाता है कि 1870-71 तक आते-आते
इटली का भी यूनिफिकेशन हुआ और जर्मनी का भी यूनिफिकेशन हुआ। इनफैक्ट जर्मनी की यूनिफिकेशन कहाँ पे होती है? वर्साई के किले के अंदर होगी। ये वर्साई जहाँ पे फ्रांस का राजा नेपोलियन III रहता था। इसके कारण फ्रांस की प्रजा ने इसको अपमान के रूप में देखा और फ्रांस की प्रजा ने कहा कि पप्पा का, दादा का, भाई का, आज नहीं तो कल सबका बदला लेगा तेरा फैजल। सॉरी, फैजल नहीं, क्लेमेंसू। कौन था क्लेमेंसू? जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इसी वर्साई की ट्रीटी के अंदर जर्मनी को खोखले या विल सी की जर्मन्स को पूरी तरह से ख़त्म करवाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि इसी वर्साई के पैलेस के अंदर जर्मनी ने अपनी सेलिब्रेशन की थी। तो आप देखोगे तो 18 सेंचुरी की जो दुनिया है, 18वीं शताब्दी की जो दुनिया है, बड़ी सिग्निफिकेंट रही है। सिग्निफिकेंट इसके लिए रही है क्योंकि 18 सेंचुरी के अंदर हमें 3-4 चीज़ें जिस तरह से समझ में आ रही है, उसने पूरी दुनिया की काया पलट करने की कोशिश की सर, ठीक है? अब देखिए कि क्या होगा, व्हाट इज़ हैपनिंग इन द 18 सेंचुरी ऑनवर्ड्स सर, ठीक है? तो हमने ये बताने की कोशिश की कि 19 सेंचुरी के अंदर यूनिफिकेशन हुआ सर, ठीक है? 19 सेंचुरी के अंदर ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने पीक के ऊपर गया। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने पीक के ऊपर गया तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए, जिसके बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया सर, ठीक है? दूसरा, आपको रिसोर्सेज चाहिए, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है? दूसरा, इसी पीरियड में नेशन स्टेट्स का क्रिएशन हुआ, नए राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ और ये नेशन स्टेट्स नेशनलिज्म के ऊपर से निकल के आए थे। इनफैक्ट जिन नेशन स्टेट्स का डेवलपमेंट हुआ उनके यहाँ औद्योगिक क्रांति भी होती है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी हुआ। तो ये दोनों की दोनों पैरेलली होती है सर, ठीक है ना, 19 सेंचुरी में। तो 1830-40 के दशक के अंदर औद्योगिकरण धीरे-धीरे करके बढ़ता गया। ये बढ़ते-बढ़ते-बढ़ते राष्ट्र राज्यों के अंदर राष्ट्रवाद का डेवलपमेंट होना और इसके कारण सबके बीच में कॉम्पिटिशन होना। कॉम्पिटिशन किस बात का था? कॉम्पिटिशन एक ही बात का था कि भई हमारी कॉलोनीज़ दुनिया भर में होनी चाहिए सर, ठीक है? हमारा साम्राज्य, हमारा इम्पीरियलिज़्म दुनिया भर के अंदर होना चाहिए। अगर हमारी कॉलोनीज़ दुनिया भर में होगी, हमारा दबदबा कायम होगा और वहाँ से ही वर्ल्ड हिस्ट्री का आपका नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है, जिसे हम लोग कहते हैं इम्पीरियलिज़्म। क्या कहते हैं? इम्पीरियलिज़्म सर, ठीक है? तो you should be aware about this part कि in the 19th century once the nation states are created, once the Italian and the German unification is taking place, once the industrial revolution is taking place, it will lead to a condition where the imperialism is also coming into the picture, है ना? जिसे हम लोग साम्राज्यवाद के रूप में कहते हैं। ये साम्राज्यवाद का भी निर्माण आपको इसी दौर के अंदर से मिलता रहता है, राइट? ओके, तो यू शुड बी क्लियर अबाउट दिस पार्ट अराउंड कि कैसे इंपीरियलिज्म आया सर, ठीक है? अब आपको इंपीरियलिज्म के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें बता देता हूँ कि इंपीरियलिज्म की कहानी किस तरह से चलती रहती है। तो देखिए, इंपीरियलिज्म जो है वो नया शब्द है। पहले बेसिकली एक शब्द यूज़ किया जाता था जिसे हम लोग कहते हैं ओल्ड कॉलोनियलिज्म या ओल्ड कॉलोनाइज़ेशन की प्रक्रिया। अब ये क्या है ओल्ड कॉलोनाइज़ेशन की प्रक्रिया सर, ठीक है? तो देखिए 15 से लेके 18 सेंचुरी तक जब व्यापार करने के लिए पोर्चुगीज़ आए, ब्रिटिश आए, डच आए, फ्रेंच आए, उसको पुराना कॉलोनाइज़ेशन के रूप में कहते हैं सर, ठीक है? इस दौर में इन्होंने छोटी-मोटी जगह के ऊपर रॉ मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट किया, प्लांटेशन का निर्माण किया, पैसे कमाने की कोशिश की और नौसेना की मदद से विल्सिकी अपने साम्राज्य बनाए। मुख्य उद्देश्य ये था कि सेटलमेंट एरियाज़ में कॉलोनीज़ बनाई जाए, वहाँ पे बिज़नेस किया जाए, व्यापार किया जाए और अपना दबदबा कायम किया जाए। राइट सर, ठीक है? इनके केसेस के ऊपर से ही आप देखोगे पहले दौर के अंदर इन द अर्ली फेजेस अराउंड, ओके, ये यूरोपियंस अमेरिका में गए, ये यूरोपियंस भारत में भी आए। आपको पता होगा इसी पीरियड के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और इसी दौर में आपको जानकारी होगी कि 1750s तक आते-आते बैटल ऑफ प्लासी भी हो जाती है, राइट? ये प्लासी और पीछे इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में इसको लेके लड़ाई भी हुई थी, जिसे हम लोग कहते हैं 7 ईयर्स वॉर। क्यों 7 ईयर्स वॉर? क्योंकि साम्राज्यवाद में सबसे बड़ी शक्ति कौन होगी? Who will be the biggest power in the imperialism in the imperialistic conflicts around, उसको लेके ये संघर्ष आपको मिलता रहेगा, राइट? तो इस तरह से 1800 तक आते-आते आपको ओल्ड कॉलोनियलिज्म मिलता है। ओल्ड कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है कि भई ऐसा साम्राज्यवाद, ऐसा उपनिवेशवाद जो पुरानी विचारधाराओं के ऊपर आधारित था सर, ठीक है? इट वाज़ बेस्ड ऑन एन ओल्ड ऑर्डर, इट वाज़ बेस्ड ऑन ओल्ड सिस्टम, under a system where they were trying to basically create empires via maritime system and the mercantile economy around सर, ठीक है? अब हुआ क्या सर, है ना? होते 1800s का पीरियड आया। 1800s तक आते-आते हमें ये पता चल जाता है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया। ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने मार्केट और रॉ मटेरियल्स के लिए बात की और इसके कारण स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका हुआ। आप सबको पता होगा अफ्रीका के अंदर स्ट्रेट लाइन के नक्शे आपको मिल जाते हैं। ये कैसे होता है? बेसिकली ये इंपीरियलिज्म के ऊपर हुआ। एशिया की कॉलोनाइजेशन बढ़ती है। देखो भारत तो तब तक कॉलोनी के रूप में बन चुका था 1800 तक आते-आते, राइट? वी वर ऑलरेडी अ ब्रिटिश कॉलोनी। पर भारत के सिवाय बाकी सारे रीजन्स को आप आइडेंटिफाई करिए। यू ट्राई टू सी द रीजन्स ऑफ चाइना, यू ट्राई टू सी द रीजन्स इन साउथ ईस्ट एशिया, they all became a colony
कॉलोनी इन द लेटर पीरियड, है ना, वो एक कॉलोनी के रूप में बहुत बाद के पीरियड के अंदर बन के आया, वो भी इसी दौर के अंदर आपको मिलेंगे, राइट। इंटरेस्टिंगली इसी पीरियड में ब्रिटिश के द्वारा, वेस्टर्नर्स के द्वारा साम्राज्यवाद के रूप में एक सिविलाइजेशन मिशन चलाया गया, कहा गया कि हम आपको सुधारने आए हैं, व्हाइट मैन्स बर्डन की कहानी दी जाती है, राइट। डायरेक्ट टेरिटोरियल कंट्रोल करने की कोशिश की गई, और पहले जो खाली व्यापार के कंटेक्स्ट में या ट्रेड के कंटेक्स्ट में माहौल था, अब पूरी तरह से बदल जाता है। इसी के एक्सटेंशन में आप देखोगे फ्रांस ने अल्जीरिया को अटैक किया, चाइना के ऊपर ओपियम वॉर हो जाती है, और चाइना के साथ बाद में नानकिंग की ट्रीटी की जाती है। ये नानकिंग की ट्रीटी अल्टीमेटली ब्रिटिश साम्राज्य और फ्रांस का जो बेसिकली चाइना के ऊपर जो ओपनिंग है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल मिलता रहेगा, राइट, है ना। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इंपीरियलिज्म कैसे कैसे दुनिया को बदलता है। इनफैक्ट ये जो न्यू इंपीरियलिज्म हुआ, इसके कारण भारत के अंदर भी बहुत बड़ी इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट पड़ती है। 1857 तक आते आते भारत में विद्रोह हो गया था, आप सबको पता होगा सर, ठीक है। हमने पढ़ते भी है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर कि इन द ईयर 1857 इंडिया वेंट थ्रू अ ह्यूज रिबेलियन, है ना, सिपाही म्यूटिनी के रूप में अंग्रेज कहते हैं। पर रियलिटी ये थी कि भाई हम बेसिकली अपनी स्वतंत्रता के लिए फाइट कर रहे थे, राइट। इंटरेस्टिंगली इसी पीरियड में देखोगे तो सुएज की कैनाल को ऑपरेशनलाइज किया गया। अब सवाल यह आ जाता है कि सुएज की कैनाल को क्यों ऑपरेशनलाइज किया गया। तो देखिए, यूरोप से भारत की तरफ पकड़, चाइना की तरफ पकड़ इजीली हो पाए, इसके लिए ब्रिटेन ने इसको ऑपरेशनलाइज किया था विद द हेल्प ऑफ द फ्रेंच एज वेल, सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। इनफैक्ट इसी दौर में ब्रिटेन की रानी भारत की रानी भी बनती है ना, 1857 के बाद बन गई थी। पर कैनिंग के समय पे, या सॉरी लिटन के समय पे इसको इंपीरियल पॉइंट ऑफ से बोला जाता है। फ्रांस उसके बाद अफ्रीका को कैप्चर करता है, ब्रिटेन इजिप्ट को कैप्चर करता है, और ये कैप्चर होते होते लड़ाई ना हो तो पार्टीशन ऑफ अफ्रीका बहुत अच्छी तरह से हो पाए, इसके लिए विल सी की बर्लिन की कॉन्फ्रेंस की गई थी। कब हुई थी? 1880s के दशक में। किसने कराई थी? बिस्मार्क ने कराई थी। क्यों बिस्मार्क ने कराई थी? क्योंकि बिस्मार्क खुद अपना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन करवा रहा था। जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ उसके बाद जर्मनी वेंट थ्रू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और उसके कंटेक्स्ट में हमें ये जानकारी मिलेगी कि समाज को और बेसिकली जो यूरोपियन नेशंस थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो उसके लिए प्रयत्न किए जाएंगे। इनफैक्ट 1890s में जापान ने भी साम्राज्यवाद किया। क्यों किया? उसने चाइना के ऊपर अटैक कर दिया। क्यों किया? क्योंकि भाई उसको भी मार्केट चाहिए था, उसको भी रॉ मटेरियल चाहिए था, सर, ओके। इस तरह से धीरे 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 करके साम्राज्यवाद अपने पीक के ऊपर गया, सर, ठीक है। इनफैक्ट अमेरिका एक इंपीरियल पावर के रूप में निकल के आया। उसने फिलीपीन से लेके पुर्तो रिको से लेके गुआम और स्पेन का जो बचा कुचा साम्राज्य था उसको भी खत्म कर दिया, इंक्लूडिंग द साम्राज्य ऑफ क्यूबा, है ना। तो क्यूबा 1890s के बाद जो स्पेनिश डोमिनेशन था वहां से खत्म हुआ। फिर अमेरिका का एक डिक्टेटर बैठा जिसका नाम था बटिस्टा। ये बटिस्टा को 1958 तक आते आते फिडेल कैस्ट्रो ने पलटा दिया और कम्युनिस्ट क्यूबा की स्थापना की। कभी बाद में चर्चा करेंगे, सर, ठीक है। बात आगे चलती गई। 1890s में बोयर वॉर हुआ, अफ्रीका के अंदर ब्रिटेन और डच के बीच में लड़ाई हो जाती है, और 1905 में ही आप देखोगे साम्राज्यवाद के चक्कर में ही रूसो जापान वॉर हुआ। ये रूसो जापान वॉर क्या था? तो रशिया और जापान के बीच में साम्राज्यवाद की लड़ाई थी। चाइना के अंदर किसकी टेरिटरी होगी उसको लेकर लड़ाई थी, और रशिया जो एक नॉन इंडस्ट्रियलाइज स्टेट था वो बेसिकली एक इंडस्ट्रियलिस्ट जापान के सामने फाइट करने की कोशिश कर रहा था। परिणाम क्या हो गया? मार पड़ जाती है, सर, ठीक है। ये इंपीरियलिज्म के आगे चलते चलते इटली ने इन्वेजन किया था लीबिया के ऊपर, एंड देन ग्रेजुअली वी विल सी कि इटली 1930s तक आते आते इथोपिया के ऊपर भी अटैक करेगा। मुख्य इंपीरियलिज्म क्यों होता है? तो देखो, टेरिटोरियल डोमिनेशन करना है, क्योंकि मार्केट, रॉ मटेरियल और इन्वेस्टमेंट हमारा चाहिए, सर, ठीक है। रेशियल सुपीरियरिटी को जस्टिफाई करना चाहिए, और कहीं ना कहीं नेशनलिज्म को दबाने की कोशिश करेंगे, सर, ठीक है। ये इंपीरियलिज्म के कारण क्या होता है? इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन हुआ, कॉलोनीज खत्म हो गई, कॉलोनीज का पॉलिटिकल सब्जुगेशन हो गया, राइट। कुछ कॉलोनीज में इंफ्रास्ट्रक्चर बना, रेलवेज बनता है, शिपिंग बनती है, कुछ कुछ जगह के ऊपर चीज़ें मिल जाएगी। पर रियलिटी ये थी कि गोरे और काड़ों के बीच में कल्चरल डिफरेंसेस क्रिएट किए गए, रेशियल पॉलिसीज को लागू किया जाता है, और आखिर के कारण विल सी कि ये इंपीरियलिज्म के कारण एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स पैदा हुए। ये जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स थे अल्टीमेटली क्या करेंगे? आपके यहाँ पे राष्ट्रवाद का क्रिएशन करेंगे, सर, ठीक है। तो हम लोग को क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि कैसे वर्ल्ड जो है 19th सेंचुरी तक आते आते पूरी तरह से बदल जाती है। अब मुद्दे की बात यहाँ पे आगे चलती है, और आगे चलते चलाते अब दुनिया कैसे बदलेगी, कैसे उभर के आती है, उसको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए कि कहानी आगे चली, सर, है ना। आगे चलते चलाते आपको एक्सप्लेन करवाने की कोशिश करूंगा कि कैसे वर्ल्ड अब चेंज हो रही है। तो देखिए, मैंने जब इस क्लास की शुरुआत की तो आपको 18th सेंचुरी की वर्ल्ड के बारे में बताया, सर, ठीक है। सो आई टॉक्ड अबाउट द 18th सेंचुरी वर्ल्ड, और 18th सेंचुरी की वर्ल्ड के बारे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि कैसे अमेरिका की क्रांति, सर, ठीक है, कैसे फ्रांस की क्रांति और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जन्म हुआ, सर, ठीक है। ये बाद में आधुनिक दुनिया को एक शेप अप करती है, डेमोक्रेसी, राइट्स, लिबर्टी की सबकी बात होगी, सर, ठीक है। उसके बाद 19th सेंचुरी के अंदर आप देखोगे तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चलता गया, राइट और रॉन्ग, सर, ठीक है। दूसरा मैंने बताया नेशनहुड का, यानी कि नेशन स्टेट्स का क्रिएशन हो गया, सर, ठीक है।
इसके बाद आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे तो फिर इंपीरियलिज्म आया। अब ये जब इंपीरियलिज्म आएगा तो इनिशियली तो सेटलमेंट हो गया था, देखो अफ्रीका का स्क्रैम्बल हो गया था, चाइना का कॉलोनाइजेशन हुआ था, भारत के ऊपर दबदबा कायम हो चुका है, तो चीज़ें अब अपने हिसाब से ये लोग ने सुचारू रूप से चले, अच्छी तरह से चले, उसके लिए प्रयत्न किए सर, ठीक है। दिक्कत ये थी कि 19 से लेके जैसे-जैसे समय का पहिया आगे गया एज़ एंड व्हेन द टाइम प्रोग्रेस्ड अराउंड सर, ठीक है। 20th सेंचुरी तक आते-आते अब कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया था, हीट आनी शुरू हो गई थी। किसको हीट आ रही थी? हर एक राष्ट्रों को हीट आ रही थी कि भई हमारी कॉलोनी कम हो रही है, इसने ज़्यादा कॉलोनी बना ली है, अब हम पीछे रह गए हैं सर, ठीक है, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। तो ये जो 20th सेंचुरी का टाइम पीरियड है, इसमें आपको अलायंसेस का डेवलपमेंट होते हुए मिल जाएगा। ये अलायंसेस के साथ-साथ इनसिक्योरिटी होने की शुरुआत हो रही थी। किसको इनसिक्योरिटी हो रही थी? कि भई जो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट थे, न्यूली यूनिफाइड नेशन स्टेट थे, जैसे जर्मनी हुआ करता था या इंग्लैंड के सामने अब कंपटीशन बढ़ने की शुरुआत हो गई थी। और पूरी की पूरी दुनिया में एक कंसेप्ट है जिसे हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर सर, ठीक है। शक्ति का सिद्धांत जो है ना, शक्ति अल्टीमेटली आप देखोगे तो वो तराजू के ऊपर चलती है सर, ठीक है। उसके ऊपर बैलेंस आपको करना पड़ता है चीज़ों को सर, ठीक है। अगर आप उसको ठीक आधार के ऊपर, ठीक बेसिस के ऊपर बैलेंस नहीं कर पाते, तो शक्ति का संतुलन नहीं रहता है और फिर अल्टीमेटली जब एक शक्ति बाकी सबके ऊपर भारी पड़ती है तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू वॉर लाइक सिचुएशंस अराउंड, राइट। वही चीज़ यूरोप में होने की शुरुआत हो रही थी, है ना। द सेम काइंड ऑफ सिचुएशन स्टार्टेड इमर्जिंग इन यूरोप। और यूरोप में ये चीज़ जो हो रही थी, इसका आउटकम हमें क्या देखने को मिल जाता है? वर्ल्ड वॉर्स की तरफ जाएगा सर, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर क्या है। अंडरस्टूड दिस पार्ट, है ना। यू शुड बी क्लियर अबाउट व्हाट इज वर्ल्ड वॉर, हाउ इट स्टार्टेड एंड कैसे डेवलपमेंट रहा सर, ठीक है। तो देखिए, बिस्मार्क जब से जर्मनी के अंदर बैठा हुआ था, टिल द टाइम बिस्मार्क वाज अलाइव इन जर्मनी एंड ही वाज ट्राइंग टू टुक आउट समथिंग कॉल्ड एज रियल पॉलिटिक्स, तब तक उसने बहुत अच्छा काम किया सर, ठीक है। पर बिस्मार्क के समय के अंदर ही उसने फ्रांस को आइसोलेट करना, लॉन्ग टर्म के अंदर ब्रिटेन को कहीं ना कहीं हंफाने की कोशिश करना, मतलब उसको चैलेंज करना। और बिस्मार्क के समय पे ही जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली, इन सबको साथ में लेके आके उसने अलायंसेस क्रिएट करवाई थी सर, ठीक है। ये अलायंसेस के परिणाम स्वरूप हमें ये पता चल जाता है कि यूरोप में अंदर काफ़ी सारे लोगों को इनसिक्योरिटी हो गई। इनसिक्योरिटी क्यों होगी? क्योंकि सबको लग रहा है कि भाई देखो, बिस्मार्क जो है अपनी गेम कर रहा है, हमें भी अपनी कुछ ना कुछ डिमांड है और हमारे भी जो विचार है, हम भी दुनिया में अपना झंडा बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी ये चाहेंगे सर, ठीक है, चीज़ें चलती रहे सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो इन स्थिति में हमें ये पता चल जाता है कि वर्ल्ड वॉर 1 से पहले ही ट्रिपल एंटेट हो चुका था। किसके बीच में हुआ था? ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया के बीच में हो चुका है सर, ठीक है। इन इन डेवलपमेंट के रूप में फ्रांस और रशिया पहले साथ में आ गए, फिर फ्रांस और इंग्लैंड साथ में आए, और फिर रशिया और इंग्लैंड के बीच में जो डिफरेंस थी वो भी सॉल्व करवाए दिए गए। और इसके कारण वर्ल्ड के अंदर अगर आप इवेंट्स के रूप में आइडेंटिफाई करोगे तो चीज़ें धीरे 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 करके 1870s के बाद से सर, ठीक है, जब से जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, तब से ही बंटवारा होना शुरू हो गया था सर, ठीक है। तो लोग कहते हैं वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है 28 जुलाई 1914 के दिन सर, ठीक है, जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर अटैक कर दिया, व्हेन ऑस्ट्रिया अटैक्ड ओवर सर्बिया। इन रियलिटी द वर्ल्ड वॉर एंड द ग्रुपिंग्स दैट द अलायंसेस दैट वर मेड, कि आप डिफेंस पैक्ट कर रहे थे एक दूसरे को, जब अटैक होता था तो दे यूज्ड टू मेक श्योर अराउंड कि भाई मेरे ऊपर अटैक होगा तो तू सेना भेज देगा, तेरे ऊपर अटैक होगा तो मैं सेना भेज दूंगा। ये जो व्यवस्था बनने की शुरुआत हो गई थी ना, ये बहुत पहले से चल रहा था सर, ठीक है। और ये चलते चलाते पूरे एक ढांचे के ऊपर से निर्माणित करेगा सर, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे थ्री एम्परर्स की लीग बनती है। इनफैक्ट ये थ्री एम्परर्स की लीग में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रशिया हुआ करता था। पर रशिया एक तरह से देखोगे तो वो बिस्मार्क के साइड से छटक के वहां पे चला जाता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि बिस्मार्क हमको कुछ नहीं दे रहा है, जर्मनी ऑस्ट्रिया को ज़्यादा फेवर कर रहा है और हम लोग को नुकसान हो रहा है, राइट। तो होता क्या है कि बिस्मार्क ने अपनी डिप्लोमेसी के माध्यम से, रियल पॉलिटिक के माध्यम से पूरे यूरोप में अपनी पकड़ बना के रख दी थी बाय 1900। दिक्कत ये हो गई कि जर्मनी में जो काइजर विलियम टू करके राजा आया, उसने बिस्मार्क को हटा दिया। बाय द वे बिस्मार्क थोड़ा बीमार भी हो चुका था, बूढ़ा भी हो चुका था, तो बिस्मार्क को भी ये रियलाइजेशन हो चुका था कि सूनर और लेटर थिंग्स विल चेंज अराउंड सर, ठीक है। तो इन स्थिति में जो जर्मनी का नया राजा निकल के आता है, काइजर विलियम टू, उसने उंगली की, है ना, लोगों को परेशान करना शुरू किया, अपने साम्राज्यवाद की नीति को बढ़ाने की शुरुआत की, और उसने कहा कि भाई मेरा भी साम्राज्य होगा, मैं भी आगे चलूंगा, राइट। आखिर का आउटकम क्या रहता है? 1900 तक आते आते मोरक्को के अंदर लड़ाई होगी, जिसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट मोरक्कन क्राइसिस, राइट। क्यों? क्योंकि वो मोरक्को जो बेसिकली एक टाइम के ऊपर आप देखोगे तो फ्रांस क्लेम कर रहा था, वो इटालियंस को देने की कोशिश की जाती है बाय द जर्मन्स अराउंड सर, ठीक है।
उसके बाद भी देखोगे तो मल्टीपल इश्यूज़ यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। 1908 में बॉस्निया के अंदर क्राइसिस हुआ, क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रिया ने बॉस्निया को एनेक्स कर दिया। ये वही बॉस्निया है, याद रखिएगा, जहाँ पे ऑस्ट्रिया के राजा की हत्या कर दी जाती है 1914 में, 28 जून 1914 के दिन, और उसके 1 महीने के बाद एग्जैक्टली वर्ल्ड वॉर फट जाता है सर, ठीक है। 1911 के अंदर अडागिर क्राइसिस होती है, जहाँ जर्मन अपनी नेवी के माध्यम से सर, ठीक है, अपना दबदबा कायम करते हैं। इनफैक्ट 1912-13 के अंदर 2 बार बाल्कन वॉर्स हुई, जहाँ ऑटोमन तुर्की के अंदर जो अलग देश हो गए थे, जैसे सर्बिया हो गया है, बल्गेरिया हो गया है, ग्रीस हो गया है, रोमानिया हो गया है, ये फाइट करते हैं सर, ठीक है। और माहौल गर्मा गर्मी का बन जाता है, और इसी गर्मा गर्मी के माहौल के अंदर आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे। ऑन 28 जून 1914 है ना, आर्क ड्यूक फर्डिनैंड, जो फ्रेंच फर्डिनैंड था, ऑस्ट्रिया का राजा हुआ करता था, उसको गोली मार दी जाती है। ऑस्ट्रिया ने 1 महीना दिया था, किसको दिया था? सर्बिया को, कि भाई देख, ये जो बॉस्निया के अंदर तुम्हारे आतंकवादी के द्वारा जो हत्या की गई हमारे युवराज की, उसको तुम पकड़ के हमारे हवाले कर दो और हम तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो देर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था के रूप में हम, है ना, आपको पनिश नहीं करेंगे। पर सर्बिया जो था उसको रशिया का बैकिंग था, क्योंकि रशिया और सर्बिया एक ही बेसिस के ऊपर चल रहे थे। रशिया का ये मानना था कि ऑस्ट्रिया का बosनिया के ऊपर एनेक्सेशन बहुत गलत तरह से है, और स्थिति जब बद से बदतर होती गई तो ऑस्ट्रिया हंगरी, जो एक ही एम्पायर था जिसे हैब्सबर्ग एम्पायर के रूप में कहते हैं, उसने सर्बिया के ऊपर युद्ध डिक्लेयर किया। यहाँ से ही वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया। 28 जुलाई 1914 से लेके 11 नवंबर 1918 तक हमें ये पता चल जाता है वर्ल्ड वॉर होगा सर, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर की कहानी आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि कैसे होता है। वर्ल्ड वॉर बेसिकली 1914 से 1918 के बीच में होगा, और 1918 के बाद पूरी कहानी बदलती है। अब ये वर्ल्ड वॉर में जर्मनी कैसे कूदा? तो जर्मनी विल सी की और सर्बिया की मदद करने के लिए, मतलब ऑस्ट्रिया की मदद करने के लिए, सर्बिया को हराने के लिए कूदा था। और जर्मनी को ये भी लग रहा था कि मैं फ्रांस के ऊपर भी अटैक कर दूं। फ्रांस में अटैक करने के लिए वाया बेल्जियम जाएंगे, और बेल्जियम के थ्रू जब जाने की कोशिश की तो ब्रिटेन ने भी एंट्री कर दी सर, ठीक है। बात आगे चली वर्ल्ड वॉर में, उसके बाद ट्रेंच वॉरफेयर की शुरुआत हो जाती है फ्रांस के अंदर, और इसी दौर में गलीपुली का कैंपेन हुआ। ये कैंपेन बहुत ही सिग्निफिकेंट था, क्योंकि ऑटोमेंस जो अभी तक अपना खेल खेल रहे थे वो जर्मन्स की तरफ चले गए, और ऑटोमेंस ने जब तुर्की के ऊपर अटैक किया तो उनको बहुत बड़ा फटका पड़ा। इस वर्ल्ड वॉर के अंदर सबसे बड़ा सरप्राइज जो सिस्टम था वो था इटली का था। क्यों? क्योंकि 1914 के पहले आप याद करिए, अभी मैंने आपको बताया कि इटली वॉज पार्ट ऑफ दी ट्रिपल अलायंस, मतलब वो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली का एक अलायंस था। ये इटली ने अपना धोखा कर दिया और उसने ट्रिपल अलायंस छोड़ दिया 1915 के अंदर, और उसके बाद उसने ब्रिटेन और फ्रांस का दामन छोड़ पकड़ लिया सर, ठीक है। बात आगे चलती रहती है। 1915-16 के अंदर बहुत सारी लड़ाई हुई। इस लड़ाई के अंदर हमें पता चल जाता है कि दोनों पार्टीज को बहुत सारा नुकसान होने की शुरुआत हो जाती है। इनफैक्ट इस लड़ाई के दौर में रशिया के अंदर बहुत बड़ी क्रांति हुई, जिसे हम लोग कहते हैं रशियन रिवॉल्यूशन। अब ये क्या था रशियन रिवॉल्यूशन? तो देखिए, रशिया का जो राजा था वो बेसिकली वर्ल्ड वॉर में कूदता है। उसका इंटेंशन ये था कि भाई कुछ भी हो जाए, कि मैं यहाँ पे युद्ध में कूदूंगा, जीत जाऊंगा, सर्बिया की मदद करूंगा, मेरा दबदबा कायम रहेगा, रशिया की प्रजा मेरे को बहुत स्वीकार लेगी। पर कहानी पूरी तरह से बदल गई। रशिया में क्रांति हो जाती है, क्योंकि रशिया के अंदर 3 साल में 1914 से 1917 के बीच में तकरीबन तकरीबन 15 लाख पीपल गॉट किल्ड अराउंड सर, ठीक है। तो इन स्थिति में रशिया की क्रांति हुई, और ये रशिया की क्रांति अल्टीमेटली रशिया को विड्रॉ करवाती है, राइट। दूसरी स्थिति में हमको पता चल जाता है 1917 में अमेरिका ट्रिपल एंटिटी का पार्ट बना। आप देखिए कि ओरिजिनली जो अलायंसेस बने थे उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली हुआ करता था। इटली ने विड्रॉ कर दिया है, और इटली ने पार्टी बदल के इस साइड चला गया है। और इस साइड में अगर आप देखोगे तो कहीं पे भी ट्रिपल एंटिटी में ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया था। रशिया 1917 में विड्रॉ करता है, इटली इनके साथ जुड़ जाता है, और इटली के साथ साथ हमें यूएसए की भी एंट्री मिल जाती है 1917 में। अब सवाल यह आ जाता है कि यूएसए क्यों वर्ल्ड वॉर में कूदा था? उसकी क्या आवश्यकता हो गई थी? उनको क्या हो गया था कि भाई उनको वर्ल्ड वॉर में अंदर आना पड़ा सर, ठीक है। तो देखिए, यूएसए वर्ल्ड वॉर के ऊपर आया, उसके पीछे का कारण था क्योंकि जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर टोटल वॉर की पॉलिसीज को लागू किया। अब आप पूछोगे व्हाट इज टोटल वॉर, है ना। तो टोटल वॉर एक ऐसी स्थिति थी जहां जर्मनी का राजा कह रहा था कि बौखला गया था, बोले सिविलियन टारगेट्स हो या मिलिट्री टारगेट्स हो, डोंट डिफरेंशिएट, तोड़ते रहो वाला इसको सर, ठीक है। तो इन स्थिति में हमें ये पता चल जाता है कि ग्रेजुअली ये जो निर्माण हुआ उसमें जर्मन्स ने एक बार अमेरिका के जहाज़ को डुबा दिया, और उसके बाद अमेरिका की भी एंट्री होती है। खैर 1917 के अंदर अमेरिका की एंट्री हुई, बेल्फोर का डिक्लेरेशन हुआ, जहां ब्रिटेन ने कहा
कि हम जूइश स्टेट का निर्माण कराएंगे। अल्टीमेटली इसराइल की क्रिएशन के विचार किए गए। 1917-18 के अंदर रशिया ने एग्जिट कर दिया। बेल्शोविक रिवॉल्यूशन के बाद रशिया ने कहा कि हमको नहीं लड़ना, ये तुम्हें लड़ना है तो लड़िएगा। 1918 के नवंबर तक आते आते आर्मिस्टिस साइन होता है और जर्मनी हार जाता है। और ये हारने के बाद पूरी की पूरी कहानी बदलेगी। अब कहानी कैसे बदली सर? ठीक है, कहानी बदलती है 1919 ऑनवर्ड से। क्यों बदलती है 1919 ऑनवर्ड से? क्योंकि 1919 में होती है वर्साई की ट्रीटी। जर्मनी के साथ होती है, वॉल गिल्ट क्लॉज लगाया जाता है, पैसे मांगे जाते हैं, टेरिटरी ले ली जाती है, मिलिट्री रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं और कहा जाता है कि तुम्हारी रिसोर्सेज भी अब हमारे अंडर में होगी सर। ठीक है, और ये वर्साई की ट्रीटी के लिए बहुत कहा जाता है कि इट वॉज अ डिक्टेटेड पीस। डिक्टेटेड पीस का मतलब क्या होता है कि आप किसी के साथ पीस करवा रहे हो पर आपने बंदूक की धार के ऊपर या तलवार की धार के ऊपर पीस एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। इससे कुछ नहीं होगा सर। ठीक है, इसी का आधार के ऊपर ऑस्ट्रिया और हंगरी को भी तोड़ दिया जाता है। न्यूली और सेम जर्मन की ट्रीटी थी। तुर्की को भी तोड़ दिया जाता है, जिसे हम लोग सेवरस की ट्रीटी के रूप में कहते हैं सर। ठीक है, हंगरी के साथ ट्रायनोन की ट्रीटी होती है और तुर्की की भी सैकड़ों टेरिटरी ले ली जाएगी। खैर उसके बाद तुर्की के साथ एक और ट्रीटी होती है जिसे हम लोग कहते हैं लुसान की ट्रीटी। बट ओवरऑल आप देखोगे तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद एक नई नई ट्रीटीज के माध्यम से इन सब कंट्रीज को तोड़ दिया गया सर। ठीक है, मुद्दे की बात वर्ल्ड वॉर की क्या थी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि एक्सट्रीम नेशनलिज्म, हॉस्टाइल अलायंसेस, वर्ल्ड पॉलिटिक की तरफ जर्मनी के राजा का जाना, इंपीरियल एम्बिशंस, अफ्रीका से लेके एशिया में कॉलोनाइजेशन की जो राइवलरीज थी वो, आर्मामेंट रेस, इकोनॉमिक नेशनलिज्म और इमीडिएट था बॉस्निया का इशू जहां इसके राजा को मार दिया गया। राइट, ये वर्ल्ड वॉर वन के क्या मुख्य कारण थे तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया कि आर्कडुक फर्डिनेंड की हत्या हो जाना और फिर चेन रिएक्शन होना, इसको कहते हैं ट्रेजेडी ऑफ मिसकैलकुलेशन, और बेल्जियम के ऊपर जर्मनी का अटैक करना सर। ठीक है, ये वर्ल्ड वॉर के कंटेक्स्ट में आप देखने की कोशिश करोगे तो ट्रेंच वॉरफेयर होता है, नेवल बैटल्स होती है, सबमरीन वॉरफेयर होता है। जर्मन ने सबमरीन का निर्माण कराया था और 1917-18 तक आते आते अमेरिका की एंट्री हुई और पूरी की पूरी गेम पलट दिया। दूसरा, वर्ल्ड वॉर के अंदर आपको ये भी चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि पेरिस में पीस कॉन्फ्रेंस होती है। वर्ल्ड वॉर वन के बाद ही वुड्रो विल्सन ने 14 पॉइंट दिए थे। वर्साई की ट्रीटी हुई जिसके कारण और आग लग जाती है सर। ठीक है, विल ऑल्सो सी अराउंड की पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में जर्मनी में वाइमार रिपब्लिक का निर्माण हुआ। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर टूट जाता है, नए नेशंस का क्रिएशन हुआ, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लोविया, पोलैंड, और नई बॉर्डर्स को भी क्रिएट किया गया। तुर्की भी अब ऑटोमन एम्पायर से खत्म हो जाता है और कमल अतातुर्क की अध्यक्षता में एक रिपब्लिकन मॉडर्न तुर्की की स्थापना हुई। पर वर्ल्ड वॉर वन के बैकग्राउंड में रशिया में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हो चुका है और वहां से कम्युनिज्म का ग्रोथ होने की भी शुरुआत हो जाएगी। राइट, तो हमको ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा, वर्ल्ड वॉर के बाद हमें ये तीन चार चीजें देखने को मिलती है। फ्रेंच अपनी सिक्योरिटी के लिए गेम करते हैं। वी विल ऑल्सो फाइंड अमेरिका ने यूरोप के रिकंस्ट्रक्शन के लिए डाइवर्स प्लान और यंग प्लान किया और फिर जर्मनी को भी समझाया जाता है कि देख भाई तुम्हारा विकास नहीं हो पाएगा सर। ठीक है, तुम्हें अब अमेरिका की और दूसरे देशों की मदद लेनी पड़ेगी पैसे भी देने के लिए सर। ठीक है, तो धीरे धीरे करके चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही थी। दिक्कत ये हो गई कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद ही एक संस्था की स्थापना की गई थी जिसे हम लोग कहते हैं लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस का काम क्या था कि भाई देखो दूसरी बार लड़ाई ना हो और शांतिप्रिय रूप से दुनिया के अंदर एक ऑर्डर क्रिएट हो उसके लिए प्रयत्न किया जाए सर। ठीक है, वो बात अलग है कि लीग ऑफ नेशंस ने अपनी एक कोड बनाई थी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनता है, छोटे मोटे युद्ध ना हो, मैंडेट के थ्रू टेरिटरीज को गवर्न किया जाए, जो ब्रिटेन और फ्रांस ने लेने की कोशिश की थी। पर अल्टीमेटली ये लीग ऑफ नेशंस फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि लीग ऑफ नेशन का फाउंडर था अमरीका। ये वुड्रो विल्सन ने अपने 14 पॉइंट्स के अंदर बताए थे और अमेरिका जो लीग ऑफ नेशन के फाउंडर के रूप में हुआ करता तो वो नहीं जोड़ता है सर। ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस विल्सी की लीग ऑफ नेशन को चलाते हैं और ये लीग ऑफ नेशंस ने इग्नोर किया हिटलर मुसोलिनी जैसे लोगों का डेवलपमेंट होना, इंटरनेशनल लॉज का डिफेंस होना। अल्टीमेटली इट विल लीड टू अ कंडीशन जिसे हम लोग कहते हैं द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे होता है, पर उसके पहले समझने की कोशिश करते हैं कि वर्ल्ड वॉर वन के बैकग्राउंड में ही रशिया के अंदर क्रांति होती है। राइट है ना, हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया द रशियन रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन 1917। ये क्या था और ये क्यों होता है उसकी कहानी को समझते हैं सर। ठीक है, तो देखिए रशिया के कंटेक्स्ट में आपको चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि रशियन रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था। तो पहली चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि रशिया एक ओल्ड ऑर्डर का देश था। ओल्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पुरानी शासन व्यवस्था चल रही है, राजा ने निरंकुशता बनाई हुई है, राइट्स नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, रिपब्लिकनिज्म नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है सर। ठीक है, ओवरऑल लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है और एक ही बेसिस के ऊपर साम्राज्य बनाते रहना है। वो है जैसा भी कह रहा हूँ अपनी जो राजा की मोनार्की है और जो रॉयल सिस्टम है वो चलती रहे सर। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो कहानी आपको ये देखने को मिल जाती है कि 1917 तक आते आते रशिया बहुत ही खराब परिस्थिति में निकल के आया सर। ठीक है, उसी पीरियड में डेमोक्रेटिक्स का, सोशल डेमोक्रेटिक्स का ग्रोथ हो, उसमें ग्रुपिंग था बॉल्शेविक्स और मेंशेविक। मेंशेविक वर सोशल डेमोक्रेट्स, बॉल्शेविक्स वर कम्युनिस्ट पीपल सर। ठीक है,
रशिया के राजा को ऐसा था कि मैं लड़ाई में कूदूँगा, इधर-उधर की लोगों का ध्यान भटकाऊँगा तो अपनी दुकान जल जाएगी। दिक्कत ये हो गई कि 1904-5 में राजा जापान के साथ लड़ाई करता है, मार पड़ गई सर, ठीक है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी मिलिट्री एफिशिएंसी एक्सपोज़ हो जाती है। ये राजा ने 1905 के अंदर क्रांति हो रही थी, उसको भी दबाने की कोशिश की। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी एस्टेब्लिशमेंट की थी। इनफैक्ट उसने ड्यूमा की स्थापना कराई थी और ड्यूमा में भी प्रधानमंत्री जो था उसकी भी पावर लेने की कोशिश की। तो ओवरऑल स्थिति ये हो गई कि राजा को लग रहा था कि मुझे कुछ करना चाहिए, अगर नहीं करूँगा तो मेरे सामने बगावत हो जाएगी। इन परिस्थिति में राजा ने ट्रिपल एंटेटे जॉइन किया क्योंकि उसको जर्मनी का बहुत डर था। उसको लगा कि मैं ट्रिपल एंटेटे जॉइन करूँगा, सर्बिया को मदद करूँगा और फिर उसके बाद अपनी दुकान चल जाएगी। होता कुछ नहीं है, 1917 तक आते-आते राजा के विरुद्ध में क्रांति हो गई। 1917 में ही राजा विथड्रॉ कर देता है, राजा कहता है मैं सत्ता छोड़ के जाता हूँ। ये क्रांति के रूप में आपको 1917 में पहली क्रांति देखने को मिल जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं मेंशेविक रिवॉल्यूशन। बोल्शेविक नहीं था, मेंशेविक। अब आप पूछोगे ये मेंशेविक क्या है भाई सर, ठीक है? तो देखिए मेंशेविक वर अ ग्रुप ऑफ पीपल जो सोशल डेमोक्रेट्स हुआ करते थे सर, ठीक है? जिनका ये मानना था कि भई हम जो है सिस्टम को चलाएँगे पर डेमोक्रेसी के रूप में, लिबरल सोशलिज्म के रूप में हम लोग चलाने की कोशिश करेंगे, पर इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर से विथड्रॉ नहीं किया सर, ठीक है? इसके कारण ही बोल्शेविक लोग निकल के आए, लेनिन जैसे लोग निकल के आए जिन्होंने कहा विद्रोह होगा और अक्टूबर 1917 में इन्होंने विद्रोह किया। विद्रोह करने के बाद इन्होंने ब्रेस्ट-लिटोवस्क की ट्रीटी की। किसने की थी? बोल्शेविक ने, लेनिन ने खुद करवाई थी सर, ठीक है? जिसके माध्यम से रशिया को विथड्रॉ करवा दिया गया। उसने कहा कि भई देखो, मुझे रशिया के अंदर हालत ख़राब हो गई हमारी, हमें ये रियलाइज़ेशन हो रहा है कि हम टिक नहीं पाएँगे, वी वोंट बी एबल टू सर्वाइव एंड इट इज़ बेटर कि हम लोग वर्ल्ड वॉर से विथड्रॉ कर देंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा सर। गेटिंग माय पॉइंट, ओके? तो हम लोग को क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे रशियंस जो थे वो सोच रहे थे, उनको ये चीज़ समझ में आ गई थी कि हम नुकसान में जाए तो नुकसान में जाए, हमें विथड्रॉ कर देना चाहिए। ये ब्रेस्ट-लिटोवस्क की ट्रीटी ऐसी ट्रीटी थी जिसमें आज की ईस्टर्न यूरोपियन नेशन जो रशियन एम्पायर का पार्ट थे, उनको भी लिबरल मतलब लिबर्टी दे दी जाती है, फ्रीडम दे दी जाती है। ख़ैर इनिशियल पीरियड के अंदर रशिया के अंदर शासक के रूप में एक व्यक्ति निकल के आता है जिसका नाम है लेनिन। क्या नाम था? लेनिन सर, ठीक है? ये वही लेनिन है जिसके बारे में हमने बताया कि क्रांति करवाई थी सर, ठीक है? दिस इज़ द गाय अराउंड, व्लादिमीर लेनिन इनका नाम था। ये रशिया के पहले या सोवियत रूस के पहले शासक के रूप में हुआ करते थे, राइट? ये लेनिन ने विचार दिया कि डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट करेंगे, नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री करेंगे और न्यू इकोनॉमिक प्रोग्राम लाएँगे। न्यू इकोनॉमिक प्रोग्राम क्या था कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों को एग्जिस्ट करवाएँगे और फिर ग्रेजुअली धीरे-धीरे करके प्राइवेट सेक्टर को अबॉलिश करेंगे, राइट? लेनिन 1920s में शासन करता है, इसी के समय पे सोवियत रूस का एक्सपांशन हुआ, उसको कहते हैं यूएसएसआर का निर्माण। अब आप पूछोगे यूएसएसआर क्या है भाई सर, ठीक है? तो देखिए यूएसएसआर इज़ अ बॉडी जिसे हम लोग कहते हैं यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, राइट? एक यूनियन है, एक संघ बनाने की कोशिश की गई थी सर, ठीक है? ये प्रोमिनेंटली आपको यूएसएसआर के रूप में मिलता रहेगा। दूसरी कहानी आपको स्टालिन का एरा के अंदर भी देखने को मिल जाती है। 1924 के बाद जब लेनिन की मृत्यु हुई तो स्टालिन आया। स्टालिन ने आके एक-एक करके सोशलिज़्म को और स्ट्रॉन्ग किया। 5 ईयर प्लान्स बनाए, हेवी इंडस्ट्रियलाइज़ेशन को मदद की और कंप्लीट पॉलिटिकल कंट्रोल कर दिया। आधे से ज़्यादा लोगों को उसने पर्जिस के रूप में ख़त्म कर दिया गया, कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया। सप्रेस कर दिया गया और उसने कहा कि मैं कम्युनिज़्म के रूप में आगे चलाऊँगा सर, ठीक है? बाद में लीग ऑफ नेशन के अंदर भी वो एस्टेब्लिश करता है और फिर अमेरिका ने भी उसको रिकॉग्नाइज़ किया और फिर 1939 तक उसने नाज़ी सोवियत पैक्ट भी की थी। तो इस तरह से हमें ये पता चल जाता है कि 1917-18 का जो दशक था, वो रशिया की क्रांति के पीछे भी बहुत सिग्निफिकेंट है, राइट? तो ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड है, आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या डेवलपमेंट थी। रशिया के अंदर पहले राजाशाही हुआ करती थी। ये राजाशाही ने छोटे-मोटे रिफ़ॉर्म्स किए थे, जहाँ बंधुआ मजदूर को रिफ़ॉर्म किया था। 1890s में रशिया में डेमोक्रेटिक पार्टी और बोल्शेविक, मेंशेविक करके ग्रुपिंग का निर्माण हो चुका है, 1903 तक आते-आते। 1905 में रशिया में पहली क्रांति हुई जब जो जापान से हार गए सर, ठीक है? और ड्यूमा का क्रिएशन हुआ। ड्यूमा इज़ अ पार्लियामेंट जो रशिया में क्रिएट की गई थी। खैर इसके बाद रशिया का राजा वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर कूदता है, उसको लगा कि भई इससे मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी पर फटका पड़ गया। ऐसा फटका पड़ा उसके बाद क्रांति हो गई। पहली क्रांति होती है फरवरी-मार्च 1917 में जहाँ मेंशेविक पार्टी बेसिकली सत्ता में आएगी। ये मेंशेविक को पलटा के अक्टूबर-नवंबर 1917 में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ जो लेनिन की अध्यक्षता में था। बोल्शेविक कौन थे? एक ग्रुपिंग था, एक पार्टी के रूप में था, नाम याद रखिएगा सर, ठीक है? बात आगे चलती है 1918-1920s के दशक में रशिया में सिविल वॉर होती है। क्यों सिविल वॉर होती है? क्योंकि ये जो कम्युनिस्ट लोग थे, उनके सामने जो डेमोक्रेट्स थे, वो अभी भी सोच रहे थे कि भई हम ये कम्युनिज़्म को डिफीट करेंगे और रशिया को फिर से एक डेमोक्रेटिक या एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ख़ैर ये हो नहीं पाया। रशिया ने अपनी कम्युनिज़्म की स्थिति को और मजबूत किया और बाद में यूएसएसआर बनाया। यूएसएसआर क्या है कि तकरीबन 15 नेशंस का एक ग्रुपिंग था। वो पहले इनिशियली 15 नहीं थे पर धीरे-धीरे करके बनते, राइट?
और इस तरह से उसने धीरे-धीरे करके एक्सपेंशन किया। लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई, 1927-25 के बाद फिर स्टालिन आया। स्टालिन ने आके 5 ईयर प्लान लागू किया, कलेक्टिवाइजेशन किया और रशिया को एक इकोनॉमिक जायंट के रूप में भी एस्टेब्लिश करवाता है सर, ठीक है? तो जो हेवी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है 5 ईयर प्लान्स के माध्यम से और ग्रेजुअली कैसे स्टालिन जो है 1924 से लेके 1924 से लेके आप देखोगे 1953 तक ऑलमोस्ट 30 साल तक रशिया के ऊपर शासन करेगा, पूरे यूएसएसआर के ऊपर शासन करेगा और अपना दबदबा कायम करेगा। अब सवाल ये आ जाता है कि यही दौर में स्टालिन के दौर में ही वी विल सी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बैकग्राउंड बनता है। अब व्हाट इज द बैकग्राउंड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हाउ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बेसिकली स्टार्टेड सर, ठीक है? तो आप सबको पता ही होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों होता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है बिकॉज ऑफ लीग ऑफ नेशंस का फेलियर होना। लीग ऑफ नेशंस क्या था, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया कि एक ऐसी बॉडी थी जो यूएन का छोटा भाई था, यूनाइटेड नेशंस का, पर वो चल नहीं पाया सर, ठीक है? इसी दौर में आप देखोगे तो यूरोप के अंदर फासिज्म, नासिज्म जैसी आइडियोलॉजी बड़ी पॉपुलर हुई और ये फासीवाद और नाजीवाद की जो आइडियोलॉजी स्ट्रांग हो रही है, पॉपुलर हो रही है, इसी के समय पे वी विल सी कि द सेकेंड वर्ल्ड वॉर विल एस्टेब्लिश सर, ठीक है ना? तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होती है एंड व्हाट फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ फासिज्म, नाजिज्म। इस दौर के अंदर आपको ये भी पता होगा कि ग्रेट डिप्रेशन भी हुआ था, है ना? तो अमेरिका के अंदर ग्रेट डिप्रेशन हुआ, ये ग्रेट डिप्रेशन के कारण 1929 में पूरी ग्लोबल इकोनॉमी टैंक हो जाती है और ये टैंकिंग के कारण भी इनडायरेक्टली सेकेंड वर्ल्ड वॉर की इकोनॉमिक रीजंस के पीछे उसको ब्लेम किया गया है सर, ठीक है? तो आपको रीजंस क्लियर हो जाने चाहिए कि क्या क्या चीज़ें थी सर, ओके? अब एक एक करके आपको बताता हूँ। तो देखिए 1919 के बाद वो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत का जो दौर है वो शुरू हो जाता है, राइट? वर्साई की ट्रीटी के बाद जर्मनी के अंदर और बाकी सारी जगहों के ऊपर बहुत हंगामा हुआ था। पीछे लीग ऑफ नेशंस की एस्टैब्लिशमेंट हो चुकी थी पर लीग ऑफ नेशंस चला नहीं, क्यों? क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस ने हाईजैक कर दिया था अंडर द मैंडेट सिस्टम। ये मैंडेट सिस्टम क्या है याद करिए। तो मैंडेट एक ऐसी स्थिति हुआ करती थी जहां ब्रिटेन और फ्रांस अपने खुद के मैंडेट के द्वारा या लीग ऑफ नेशंस के मैंडेट के द्वारा जर्मनी ऑस्ट्रिया और तुर्की की जो कॉलोनीज थी, जो हारी हुई कॉलोनीज थी, उसके अपने अंडर में लेने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है? बात आगे चलती रहती है। 1923 तक आते आते मुसोलिनी ने विल सी की मार्च किया रोम के ऊपर, अपने आप को एस्टैब्लिश किया। 1920s में जर्मनी के अंदर जो डिस्टेबिलिटी हुई, इसके कारण हिटलर जैसे लोगों को ग्रोथ होने का मौका मिला सर, ठीक है? इनफैक्ट 1920s में एक दौर ऐसा भी आया जहां लगा कि अब शांति हो जाएगी, वर्ल्ड वॉर 2 की स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि लोकार्नो की ट्रीटी होती है, कैलोग ब्रायन पैक्ट होता है, डावेस प्लान, यंग प्लान हो जाता है। पर दिक्कत क्या हो गई, 1929 में जर्मनी और पूरे यूरोप को फटका पड़ता है क्योंकि अमेरिका में हुआ ग्रेट डिस्पर्सन सर, ठीक है? ये उसको ग्रेट डिप्रेशन के रूप में कहते हैं। अमेरिका की मिलिट्री या अमेरिका की इकोनॉमी क्राइसिस में आ जाती है, पॉलिटिकल क्राइसिस हुई थी और उसके कारण यूरोप में भी फटका पड़ा। इस दौर में जापान बड़ा इंपीरियल एम्बिशंस दिखाता है क्योंकि उसको ऐसा था कि मुझे वर्ल्ड वॉर में कुछ नहीं मिलता है। जापान ने मंचूरिया को टेक ओवर किया। मंचूरिया बेसिकली आपकी चाइना के मतलब नॉर्दर्न चाइना का एक रीजन हुआ करता था जो टेक ओवर करता है। लीग ऑफ नेशंस में कुछ नहीं हो पाया। इनफैक्ट इसी पीरियड में देखोगे तो हिटलर जैसे व्यक्तियों का ग्रोथ होता है। ये नाजी पार्टी का ऑलरेडी स्थापना कर चुका था और बड़ा पॉपुलराइज होता था। 1933 में उसने चुनाव लड़ा था, उसको फुल मेजोरिटी नहीं मिलती है वाइमार गवर्नमेंट के अंदर, पर उसने वर्साई के ऑर्डर को चैलेंज करने का आधार दिया और बिकॉज उसने वर्साई के ऑर्डर को चैलेंज करने का आधार दिया तो उसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ी। 1930s तक आते आते इथोपिया ने विल्सी की इटली के हाथों मार खाई और जर्मनी के अंदर हिटलर ने एक नाजी पार्टी के शासन की शुरुआत की। ये जर्मनी के अंदर से उसने राइनलैंड का एनेक्सेशन किया और रोम बर्लिन एक्सिस का स्थापना की 1936 में। क्यों किया था? क्योंकि उसको ये चीज़ पता थी कि ये रोम बर्लिन जो है इसकी मदद से मैं फांसी और नाजी लोगों को साथ में लेके आऊँगा। 1936 के आसपास ही यूरोप के अंदर आग लगी। किस बात की आग लगती है? स्पेन में सिविल वॉर हो गया। ये जो स्पेन में सिविल वॉर हुआ जिसका आउटकम के रूप में हिटलर ने अपने हथियारों को चेक किया और 1937, 38, 39 के बीच में उसने धीरे धीरे करके ऑस्ट्रिया के साथ अपना एनेक्सेशन करवा दिया। उसी ने ही म्यूनिक एग्रीमेंट कराया। कैसे किया? उसने चेकोस्लोवाकिया को भी ख़त्म कर दिया और 1939 तक आते आते जब उसको लगा कि स्थिति मेरे फेवर में आ गई है, मुझे बहुत अपीजमेंट मिल रहा है, ब्रिटेन फ्रांस मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, उसने पोलैंड के ऊपर अटैक किया और पोलैंड के ऊपर अटैक किया। वैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई सर, ठीक है? अब ये कैसे होता है उसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे, पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच में बहुत सारे रीजन्स आपको मिलते रहते हैं, राइट? अब इस रीजन्स में मैंने आपको बताया नाजिज्म का ग्रोथ हुआ सर, ठीक है? तो ये पूरी की पूरी टाइमलाइन अगर आपको देख पा रहे होगे, आपको मिल रही होगी कि हाउ नाजिज्म इज एक्चुअली ग्रोइंग अप इन दिस पीरियड सर, ठीक है?
तो देखिए नाज़िज़्म का आपको टाइम पीरियड क्लियर हो जाना चाहिए। हिटलर ने नाज़ी पार्टी को जॉइन किया था, फिर अपना प्रोग्राम दिया, 1923 में कू किया था, 25 में उसने मेन काम्फ लिखी, 1929 में ग्रेट डिप्रेशन हुई, इसके लिए जर्मनी में बहुत बड़ा एक क्राइसिस आया और हिटलर जैसे लोगों को ग्रोथ करने का मौका मिला। 1933 में वो चांसलर बना और उसने पार्लियामेंट को जला दिया, उसको कहते हैं रीस्टैग फायर सर, ठीक है। उसके बाद उसने डिक्टेटरशिप की तरफ चला गया, उसने वहाँ पे धीरे-धीरे करके आप देखोगे इमरजेंसी पावर लागू किए और फिर सब जगह के ऊपर टारगेट किया। उसने कहा कि भाई देखो मेरे जितने भी एनिमीज़ होंगे उनको मैं ख़त्म कर दूँगा सर, ठीक है। तो मेरे जो भी दुश्मन हैं, पॉलिटिकल दुश्मन हैं, उनको ख़त्म करूँगा। बाद में उसने न्यूरम्बर्ग के कानून पास किए, जहाँ पे उसने यहूदियों को बहुत परेशान किया, उनके राइट्स, उनकी आइडेंटिटी, उनकी प्रॉपर्टी सब कुछ ले ली जाती है सर, ठीक है। एंटी जूइश वायलेंस होता है और जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो इसी पीरियड में हॉलोकॉस्ट होता। इस हॉलोकॉस्ट के अंदर तकरीबन 6 मिलियन यानी कि 60 लाख के आसपास यहूदियों को मार दिया गया था, ज्यूज़ को मार दिया गया था। वही कहानी पीछे इटली के अंदर भी आपको मिल जाती है। मुसोलिनी ने फांसी पार्टी की स्थापना करवाई, है ना? उस दौर के अंदर हमको देखने को मिलता है वो चुनाव हार के भी वो राष्ट्रपति मतलब इटली के राजा के पास गया और उसने कहा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो, मैं कुछ करूँगा। ये मुसोलिनी ने 1925 के अंदर इटली को टेक ओवर करते हुए वन पार्टी गवर्नमेंट, स्टेट, पार्टी सब कुछ एक ही है, ये करवा दिया। मुसोलिनी ने वेटिकन को रिकॉग्नाइज़ किया, पोप को कहा कि आप वेटिकन के रहिए, बाकी सब मैं देख लूँगा। अपनी पॉपुलैरिटी को दर्शाने के लिए उसने इथियोपिया के ऊपर अटैक किया और बाद में रोम बर्लिन एक्सेस भी कर दी 1936 तक आते-आते। आखिर के अंदर हमें ये पता चलता है कि जापान भी जुड़ेगा और रोम बर्लिन टोक्यो एक्सेस होने के बाद 1939 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये सब थिएटर्स करेंगे, राइट? तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या डेवलपमेंट रहा है। अब सवाल ये आ जाता है कि ये जितने भी आपके यूरोपियन डिक्टेटर्स थे, ये यूरोपियन डिक्टेटर्स 1920 से लेके 1930s के दशक में निकल के आए, राइट? और 1920-30 के और 1930 के दशक तक ये जैसे-जैसे करके निकल के आते हैं, इन्हों के द्वारा सर, ठीक है? इन्हीं के द्वारा धीरे-धीरे करके ग्रेजुअली अपना एक्सपेंशन किया जाएगा, राइट? तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे डेवलपमेंट होता है। अब जैसे नाज़िज़्म बेसिकली कैसे निकल के आया, तो नाज़िज़्म के निकलने के आने का कारण है वाइमार रिपब्लिक का इंस्टेबिलिटी होना, वर्साई की ट्रीटी में जर्मनी को ह्यूमिलिएशन फेस करना, ग्रेट डिप्रेशन की इम्पैक्ट और माइन काम्फ जो हिटलर के द्वारा बुक लिखी गई थी उसकी बड़ी पॉपुलैरिटी भी हो गई थी सर, ठीक है। तो धीरे करके नाज़िज़्म का ग्रोथ हुआ। हिटलर अपनी ऑरेटरी स्किल्स के कारण, अपना ऑरा दिखाने के कारण भी बड़ा पॉपुलर होता है सर, ठीक है। उसने इमरजेंसी पावर ले ली और फिर ग्रेजुअली अपने आप को सत्ता पे बिठाया। उसने सत्ता पे बिठाने के बाद उसने कहा कि मैं एक तीसरा साम्राज्य बनाऊँगा, उसको कहते हैं थर्ड राइच। थर्ड राइच का मतलब क्या था कि देखो जर्मनी में बहुत सारे पुराने एम्पायर हो चुके हैं। एक एम्पायर पुराने राजाओं के समय पे हुआ करता था, फिर बाद में बिस्मार्क ने बनाया था, तीसरा मैं बना रहा हूँ सर, ठीक है। इसी के तहत उसने जर्मनी में वर्साई की ट्रीटी को ख़त्म किया, ज्यूज़ को प्रोसिक्यूट किया, अपनी सीक्रेट पॉलिसीज़ के माध्यम से दबदबा कायम किया। ये दबदबे कायम करते-करते उसने राइनलैंड को बेसिकली एनेक्स कर दिया। राइनलैंड वर्साई की ट्रीटी के अंदर फ्रांस को दे दिया जाता है। विल ऑल्सो सी अराउंड कि ऑस्ट्रिया जैसे प्रदेश जो थे, उसको भी वो टेक ओवर करता है। फिर उसने चेकोस्लोवाकिया को टेक ओवर किया और 1939 में जब पोलैंड के ऊपर अटैक किया, तो इट विल लीड टू समथिंग कॉल्ड एज़ द सेकंड वर्ल्ड वॉर सर, ठीक है? तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए उसकी फॉरेन पॉलिसी का पार्ट था। वही कहानी आपको मुसोलिनी के अंदर भी देखने को मिल जाती है। मुसोलिनी क्यों इटली में पॉपुलर हुआ? व्हाट फैक्टर्स वर रिस्पांसिबल बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ मुसोलिनी? तो उसमें भी एक ही रीज़न आपको मिल जाएगा सर, ठीक है? मुसोलिनी के ग्रोथ के पीछे का कारण आपको प्रोमिनेंटली मिल जाता है कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, इकोनॉमी शैम्बल्स में चली गई थी, एंटी कम्युनिस्ट सेंटिमेंट निकल के आ गया था। लोगों को लग रहा था कि हम वर्ल्ड वॉर में जीत के भी हार गए हैं, हमने इतने सारे नुकसान किए हैं सर, ठीक है? तो मुसोलिनी को लोगों ने सपोर्ट किया। मुसोलिनी ने पावर में आके धीरे-धीरे करके पावर को सेंट्रलाइज़ किया और सेंसरशिप लागू की, सीक्रेट पुलिसेस की मदद से उसने भी सब कुछ टेक ओवर कर देता है। मुसोलिनी ने एक स्टेट की स्थापना की थी जिसे हम लोग कहते हैं कॉर्पोरेट स्टेट, है ना? कि कॉर्पोरेशंस की मदद से उसने स्टेट की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का ऑगमेंटेशन कराया, वर्कर्स के लिए वेलफेयर और एक तरह से देखोगे तो रिफॉर्म्स की इनिशिएट किया, मिनिमम वेजेस के माध्यम से और उनको मोबिलाइज़ किया गया। उनको थोड़ी एक तरह से देखोगे तो उनको थोड़ा अच्छा लगे, उनको फ़ील गुड लगे कि हमारे साथ अन्याय भी नहीं हो रहा है, हमको सैलरी भी ठीक-ठाक आ रही है। ये सब का निर्माण करवाते-करवाते विल सी कि मुसोलिनी आगे चलने की कोशिश करेगा, राइट? यही मुसोलिनी धीरे-धीरे करके इंफ्रास्ट्रक्चर भी करेगा और बीच में उसके लिए क्राइसिस भी आए थे। ये मुसोलिनी ने अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए इथियोपिया के ऊपर अटैक किया, लोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस का पार्ट बनता है और बाद में इसने अल्बानिया के ऊपर भी लड़ाई की थी सर, ठीक है? तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। ये जब कुछ हो रहा था तब लीग ऑफ नेशंस कुछ नहीं कर पाया, उसने एग्रेसर्स को अलाउ किया और ये एग्रेसर्स धीरे करके अपनी हिम्मत खुलती गई। ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा अपीसमेंट किया जाता है। अपीसमेंट क्यों था? क्योंकि उनको लग रहा था कि हिटलर और मुसोलिनी धीरे-धीरे करके अपीसमेंट के माध्यम से
हम लोगों को फ़ायदा करा रहे हैं। किस बात का फ़ायदा करा रहे हैं? ये कम्युनिस्ट लोगों को मार रहे हैं, अपने यहाँ पे सोशलिज़्म को रोक रहे हैं। हमारे यहाँ जो छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स है वो होने दो, लेट इट हैपन सर, ठीक है? पर इनको पता नहीं चला कि ये जो अपीसमेंट है, यही सेकंड वर्ल्ड वॉर का मुख्य कारण बनता है सर, ठीक है? तो 1939 तक आते-आते याद रखिएगा, बाय 1939 1939 तक आते-आते इनकी अपीसमेंट पॉलिसी पूरी फेल हो गई, क्योंकि हिटलर ने एक-एक करके जब पोलैंड के ऊपर अटैक किया तब इनको बुद्धि आई कि भाई धोखा हो गया सर। तो यहाँ से ही शुरू होता है सेकंड वर्ल्ड वॉर। क्या शुरू होता है? सेकंड वर्ल्ड वॉर सर, ठीक है? अब आप पूछोगे कि ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर की कहानी किस तरह से होती है सर, ठीक है? और सेकंड वर्ल्ड वॉर कैसे होता है सर, ठीक है? तो पहले आपको टाइमलाइन बता देता हूँ, उसके बाद रीज़न्स के ऊपर और थोड़ा थीम के ऊपर चले जाएँगे। तो देखिए, सेकंड वर्ल्ड वॉर तब होता है जब जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया, राइट? 1 सितंबर 1939 के दिन सर, ठीक है? बाद में जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर भी अटैक कर दिया और ब्रिटेन के ऊपर भी अटैक कर दिया, उसको कहते हैं बैटल ऑफ ब्रिटेन। इनफैक्ट वेस्टर्न यूरोप को ऑलमोस्ट जर्मनी ने डोमिनेट कर दिया था एक्सेप्ट ब्रिटेन। और उसके बाद हिटलर की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। हिटलर को लगा कि अब मैं रशिया के ऊपर अटैक करूंगा, राइट? तो जून 1941 में हिटलर ने किया ऑपरेशन बारबेरोसा। ये यूक्रेन के होते हुए वहां से रशिया के ऊपर अटैक करने का प्लान था, पर वो वहां पे फटका पड़ गया। ये फटका पड़ते पड़ाते विल ऑल्सो फाइंड अराउंड कि इसी पीरियड में जापान ने अमेरिका को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि दिसंबर 1941 में पर्ल हार्बर हुआ। जापान ने पैसिफिक के अंदर अमेरिका के ऊपर अटैक किया और पूरी कहानी बदल जाती है। उसके बाद अमेरिका से लेके ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब लोग अलायंस के ऊपर आने की शुरुआत करते हैं। और अलाइज ने पैसिफिक से लेके नॉर्थ अफ्रीका, जो जर्मनी और इटली का गढ़ था, वहां पे भी इनको पराजित करने की शुरुआत की, राइट? कहानी चलते 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 जर्मनी को फटका पड़ा एट द बैटल ऑफ स्टालिनग्राड। स्टालिनग्राड इज कॉल्ड एज वन ऑफ द मोस्ट फियर्सेस्ट बैटल ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री सर, ठीक है? वाई? बिकॉज इसमें जर्मनी को सरेंडर करना पड़ा और जर्मन इनविंसिबिलिटी टूटती है। 43 तक आते आते मुसोलिनी के सामने कू हो जाता है, फासिस्ट इटली कोलैप्स हो जाएगा और उसको एक लिमिटेड एरिया में हिटलर की मदद से शासन करने का मौका मिला। कहानी आगे चलती है। 1944 तक आते आते ब्रिटेन और फ्रांस ने और अमेरिका ने मिलके, फ्रांस तो खैर खत्म हो चुका था, अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलके डी डे की लैंडिंग की नॉर्मैंडी नाम की जगह पे। वेस्टर्न फ्रंट को ओपन किया गया। तब तक यूएसएसआर यानी कि जो सोवियत रूस है ऑलरेडी फाइटिंग में उतर चुका है और वो भी जर्मन्स को खदेड़ रहा है आफ्टर द बैटल ऑफ स्टालिनग्राड। 45 तक आते आते याल्टा की कॉन्फ्रेंस होती है। याल्टा की कॉन्फ्रेंस क्रीमिया के अंदर होगी, जहां चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन तीनों के तीनों मिलेंगे और भविष्य का वर्ल्ड ऑर्डर कैसा होगा उसकी भी बात करते हैं, राइट? 1945 तक आते आते हमें ये भी पता चल जाता है कि हिटलर ने सुसाइड कर दिया। क्यों सुसाइड कर दिया? क्योंकि उसको पता चल गया था कि रेड आर्मी मुझे पकड़ लेगी, बर्लिन खत्म हो चुका है। इसके बाद भी जापान सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं था। जापान को बोला गया कि भाई सरेंडर कर दे, कहानी आगे चल जाएगी, है ना? जापान नहीं कर रहा था। पीछे विक्ट्री डे के सेलिब्रेशंस हो गए, पोट्सडैम जर्मनी के अंदर कॉन्फ्रेंस हो गई। अमेरिका ने कहा कि भाई तू नहीं करेगा तो मैं तेरे ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी करूंगा सर, ठीक है? तो 6 एंड 9 अगस्त 1945 को रेस्पेक्टिवली अमेरिका ने जापान के ऊपर बॉम्बार्डिंग की। और ये बॉम्बार्डिंग आप सबको पता है एटम बॉम्ब के रूप में थे, न्यूक्लियर बॉम्ब के रूप में थे सर, ठीक है? फाइनली ऑन 15 अगस्त जापान ने ऑफिशियली सरेंडर कर दिया और वर्ल्ड वॉर जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रूप में खत्म हो गया, राइट? अब सवाल यह आ जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की क्या क्या लाक्षणिकताएं थी एंड व्हाट वर द बिगेस्ट अचीवमेंट्स, ठीक है? तो हमेशा से याद रखिएगा कि भाई देखो, इस बार आर्मर्ड वॉरफेयर हुआ था, एयर पावर का बहुत यूज हुआ था, नेवल वॉरफेयर हुआ था, अलायंसेस थी पीछे, और एटॉमिक एज का भी शुरुआत हो जाती है, राइट? है ना? आपको ये भी चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई ये वर्ल्ड वॉर है कब शुरू हुआ था। तो 1939 में शुरू हुआ, मैंने आपको बताया सर, ठीक है? 1945 तक चलता रहता है, राइट? है ना? कहाँ से शुरू होता है? तो इनिशियली जो नाजी एग्रेशन होने की शुरुआत हो रही थी वेस्टर्न यूरोप की तरफ, ईस्टर्न यूरोप की तरफ, फ्रांस को उसने कैप्चर कर दिया था और पूर्ण रूप से अपना दबदबा कायम कर दिया था सर, ठीक है? ये नाजी यानी कि जो जर्मनी था इतना पावरफुल था कि इसने ब्रिटेन के ऊपर भी अटैक किए थे। उसको कहते हैं द बैटल ऑफ ब्रिटेन। लुफ्टवाफे, जर्मन एयरफोर्स, आरएएफ, रॉयल एयरफोर्स जो ब्रिटेन का था, इन लोगों के बीच में बहुत खतरनाक फाइट भी हुई थी। इनफैक्ट अफ्रीका में और बाल्कन्स के अंदर भी इसकी लड़ाई होती। इटालियंस जो है वो ग्रीस की तरफ जाने की कोशिश करेंगे और फिर अल अमेन की लड़ाई ये इजिप्ट की तरफ होती है, जिसने पूरी की पूरी कहानी को बदला था। सबसे बड़ा सेकंड वर्ल्ड वॉर का फटका पड़ा है ईस्टर्न फ्रंट में, क्योंकि रशिया के ऊपर इन्वेजन किया गया और सर्दियों में इन्वेजन किया गया, जो नहीं करना चाहिए था, है ना? क्यों? क्योंकि रशिया के अंदर दो बड़े बड़े जनरल्स हैं। कौन से हैं? कैप्टन नवंबर और कैप्टन दिसंबर। ये दोनों के दोनों जनरल्स ने विल कम टू नो कि इनको डिफीट कर दिया, राइट? कहानी आगे बदलती है। पैसिफिक के अंदर भी जापान पर्ल हार्बर करता है और उसके बाद अमेरिका ने इनके ऊपर बॉम्बार्डिंग की और पूरी की पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री को बदल दिया गया, राइट? वी विल ऑल्सो सी अराउंड कि इसके बाद अलाइस ने अपनी ऑफेंसिव डिप्लोमेसी का गेम किया। पीछे सेटलमेंट हुई, अटलांटिक चार्टर होता है 1941 में, जिसमें अमेरिका ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद तभी करूंगा जब तुम हमको अटलांटिक के अंदर लिख के दो कि भाई आगे वर्ल्ड वॉर के बाद डीकोलोनाइजेशन होगा, कंट्रीज को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन होगा सर, ठीक है?
तब जाके हम लोग बात करेंगे सर, गेटिंग माय पॉइंट? ओके। जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, वी विल कम टू नो कि नाज़ी जो पूरी कहानी है वो ख़त्म हो जाती है, जापान जर्मनी को ऑक्यूपाई किया गया और फिर से रीड्रॉल ऑफ बाउंड्रीज होती है। वर्ल्ड वॉर वन की या वर्ल्ड वॉर टू की हमको बहुत बड़ी ह्यूमन कॉस्ट देखने को मिलती है, जियोपॉलिटिकल चेंज मिलते हैं, नए पावर सेंटर्स निकल के आए, यूएसए, यूएसएसआर, और यूरोपियन कॉलोनाइजेशन भी खत्म हो गया। इनफैक्ट उसके बाद यूएन जैसी संस्थाएं बनती है और बुद्धि आ गई कि भाई दूसरी लड़ाई हमको नहीं करनी चाहिए सर, ठीक है। खैर ये टेम्पररी था, इसके बाद भी लड़ाइयाँ चलती रही। वर्ल्ड वॉर टू बेसिकली एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो आपके सिलेबस के लिए मैटर करता है, जिसे हम लोग कहते हैं डीकोलोनाइजेशन। अब आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए, ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस पार्ट अराउंड सर, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया, जस्ट फ्यू मिनट्स बैक हमने डिस्कशन भी किया सर, ठीक है, कि भाई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इज द रूट कॉज। मैं फिर से लिखवाता हूँ आपको सर, ठीक है। औद्योगिक क्रांति जो है ना, उसी ने ही इंपीरियलिज्म को क्रिएट किया है, साम्राज्यवाद को सर, ठीक है। क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से ही एक वर्ग निकल के आया जिसे हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, यानी कि औद्योगिक पूंजीवाद। ये औद्योगिक पूंजीवाद ने ही साम्राज्यवाद को निर्माण किया। ये साम्राज्यवाद ने ही मार्केट्स के लिए दबदबा को एस्टेब्लिश करने की बात की, रॉ मटेरियल्स को कैप्चर करने के लिए वहाँ पे धीरे धीरे करके लड़ाइयाँ करवाई सर, ठीक है। और इसी के कारण वर्ल्ड वॉर्स हुए। तो वो चाहे पहला वर्ल्ड वॉर हो या आपका दूसरा वर्ल्ड वॉर हो, फर्स्ट और द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अराउंड सर, ठीक है। ये दोनों के दोनों वर्ल्ड वॉर की कहानी के अंदर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इसके पीछे इंपीरियलिज्म था। पर वर्ल्ड वॉर हो गया तो उसके बाद डीकोलोनाइजेशन का जन्म होगा। क्यों? क्योंकि लोग कह रहे थे कि अब तुमको क्या यहाँ पे रहने की आवश्यकता है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, आए सर, ठीक है ना। व्हाट इज द नीड, है ना, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ यूरोपियन नेशन स्टेइंग विद इन अवर कंट्री, आप निकल जाओ हमारे यहाँ से सर, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये पता चल जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डीकोलोनाइजेशन का जन्म होता है। और ये जो डीकोलोनाइजेशन है धीरे 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 करके पूरे यूरोप के अंदर होगी, राइट। क्योंकि यूरोप खोखला हो चुका है, यूरोप को वीकनेसेस समझ में आ गई है कि देखो हमारा खुद नहीं संभाल पा रहे, टेरिटरी को कैसे संभालेंगे। एंटी कॉलोनियल कॉन्शियसनेस आ गई थी और राष्ट्रवाद जन्म हो चुका है सर, ठीक है। तो धीरे 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 करके समाज के अंदर भी राष्ट्रवाद निकल के आ गया है। जापान जैसा कंट्री ने विल्सी की ये प्रूव करके दिखा है कि एशिया में भी चीज़ें हो सकती है। और मेन तो अटलांटिक चार्टर है ना, रूजवेल्ट ने चर्चिल को लिख के दे दिया था कि भाई कुछ भी हो जाए मैं तेरे को तभी मदद करूंगा, तब मेरे को बता कि भाई यहाँ पे अब है ना तुम्हें खाली करके जाना पड़ेगा, दुनिया को फ्री करना पड़ेगा सर, ठीक है। इन स्थिति में यूनाइटेड नेशंस का भी क्रिएशन हुआ, यूएसए यूएसएसआर का प्रेशर भी था, आर्थिक रूप में कॉलोनीज को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था और अब विद्रोह शुरू हो गए थे। आप देखोगे वियतनाम, अल्जेरिया, इंडोनेशिया, मल्टीपल जगह के ऊपर आर्म रेजिस्टेंस होने शुरू हो गए थे। और इन सब के कारण वी विल सी कि डीकोलोनाइजेशन हुआ, राइट। तो डीकोलोनाइजेशन आपकी जो थीम है उसी का ही पार्ट है, हमेशा से याद रखिएगा। और मल्टीपल नेशंस में डीकोलोनाइजेशन होगा सर, ठीक है। और ये डीकोलोनाइजेशन की प्रक्रिया आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि एक से अधिक राष्ट्रों में, एक से अधिक प्रदेशों के अंदर हमें डीकोलोनाइजेशन की थीम होते हुए देखने को मिलती रहेगी सर, ठीक है। अब डीकोलोनाइजेशन कब होता है ना, एक थीम के रूप में है। अब इसमें से आपको सब कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप सब कुछ याद रखने की कोशिश करोगे तो बहुत लंबे हो जाओगे, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है सर, ठीक है, राइट। तो विल ट्राई टू टेक अ ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट हाउ द डीकोलोनाइजेशन इज टेकिंग प्लेस इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के अलग अलग रीजन्स में क्या क्या चीज़ें हो रही है उसके ऊपर चर्चा कर देते हैं सर, ठीक है। तो देखिए डीकोलोनाइजेशन एक्चुअल सेंस में देखने की कोशिश करोगे वर्ल्ड वॉर वन से शुरू हो गया था सर, ठीक है। पर वर्ल्ड वॉर वन में उतनी डेवलपमेंट नहीं होती है। पर ब्रिटेन और फ्रांस ने जब वर्ल्ड वॉर वन जीता उसके बाद उन्होंने कुछ रीजन्स को ऑटोनॉमी देने की शुरुआत की थी सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। मैंडेट सिस्टम के बाद से ग्रेजुअली बदलाव होने की शुरुआत हुई और इराक जैसा कंट्री है वो 1930s में डीकोलोनाइज होने की शुरुआत होता है। एक्चुअल में डीकोलोनाइजेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत बड़ा 1945 के अंदर इंडोनेशिया और वियतनाम कहते हैं कि हम नहीं रहेंगे। वियतनाम यूज्ड टू बी फ्रेंच कॉलोनी, इंडोनेशिया टू बी डच कॉलोनी। इन दोनों के द्वारा कहा जाता है कि हम इंडिपेंडेंट हो गए। खैर इंडिपेंडेंट रातों रात होंगे नहीं, क्योंकि ब्रिटेन या डच या फ्रांस ने फिर से भी रिकैप्चर करने की कोशिश की थी। इनफैक्ट 1940s में फिलीपींस भी इंडिपेंडेंट हुआ। 47 में ही आपको पता होगा इंडिया पाकिस्तान दोनों के अंदर ट्रांसफर ऑफ पावर होता है और पार्टीशन भी क्रिएट किया गया सर, ठीक है। 48 के अंदर ही बर्मा, म्यांमार, श्रीलंका, बेसिकली ये सब कंट्रीज़ का भी इंडिपेंडेंस आपको मिल जाएगा। और 48 में ही इसराइल को एस्टेब्लिश किया गया है ना। तो 1917 में बेल्फोर डिक्लेरेशन हुआ था। ये बेल्फोर डिक्लेरेशन के बाद अगले 30 साल के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने प्रॉमिस किया था, खास करके ब्रिटेन ने प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए ये करेंगे, है ना, आपको एक अलग से राष्ट्र राज्य बनाना है, उसके लिए हम आपको अनुमति देंगे सर, ठीक है, या एक तरह से मदद करेंगे। तो इसराइल का भी क्रिएशन होता है, राइट। 49 में इंडोनेशिया विल सी की फाइनली डचों को भगाने में सक्सेसफुल रहा और 49 में ही चाइना में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ।
माओ ज़ेडोंग की सरकार आती है। 1950s में इजिप्ट के अंदर भी क्रांति हो जाती है और ब्रिटेन को कहा जाता है कि आप जाओ, और उसके बाद नसीर जो है वहाँ पे सत्ता पे आया इजिप्ट में। ये नसीर ही था जिसने सुएज़ को लिबरलाइज़ या एक तरह से नेशनलाइज़ कर दिया था फ्रॉम द ब्रिटिश कंट्रोल, और इसके कारण 1956 में नसीर के दौर में ही सुएज क्राइसिस होगी, जिसके कारण ब्रिटेन की हेजेमनी भी खत्म हो जाती है। 54 तक आते आते वियतनाम में लड़ाई हुई, फ्रांस ने डिफीट को स्वीकार लिया और उसके बाद वियतनाम जो है एक तरह से लिबरेट हो गया। दिक्कत ये थी कि वियतनाम में दो पार्ट बन गए थे, नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ वाला कम्युनिस्ट के अंडर में रहा, साउथ वाला अमेरिका के अंडर में आया, और 1954 से लेकर 1974 के बीच में कोल्ड वॉर होता है। इस कोल्ड वॉर के दौर में वियतनाम के अंदर एक सिविल वॉर हुआ, जिसमें अमेरिका जो है वो वियतनाम को कम्युनिज्म की तरफ रोकने की कोशिश करेगा, राइट। 56 के अंदर ही हमें ये पता चल जाता है कि मोरक्को, टूनिशिया भी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं फ्रॉम द फ्रेंच डोमिनेशन, और सुएज की क्राइसिस हुई, एक ऐसी क्राइसिस जिसने ब्रिटिश कॉलोनियल पावर की जो एम्बिशन थी वो भी खत्म कर दी। 57 में घाना भी इंडिपेंडेंट हुआ और मलेशिया भी इंडिपेंडेंट हुआ। इनफैक्ट घाना में क्वामे या वामे क्रूमा करके एक लीडर हुआ करते थे, नेशनलिस्ट थे, उनकी अध्यक्षता में ये लोग इंडिपेंडेंट होते हैं। बात आगे चली 1960s में यूनाइटेड नेशंस और अफ्रीका के अंदर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ उसके कारण 14 से ज़्यादा कंट्रीज इंडिपेंडेंट होते हैं। ये इंडिपेंडेंस में अल्जीरिया नहीं हुआ, इनफैक्ट अल्जीरिया नहीं हुआ, इसके कारण फ्रांस में एक सिविल वॉर की स्थिति भी आई। धीरे 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 करके सिंगापुर को भी मौका मिला, वो मलेशिया से अलग होता है, एंड देन ग्रेजुअली 1970s और 80s में डीकोलोनाइजेशन लास्ट होगा। ये जो 80s का डीकोलोनाइजेशन है उसमें अंगोला, मोजाम्बिक पोर्चुगीज रूल से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, बचे कुछ जो थे पोर्चुगीज एम्पायर, और 1960s में आपको पता होगा गोवा से भी ये लोग गए थे, राइट। 80 में जिम्बाब्वे इंडिपेंडेंट हुआ। जिम्बाब्वे में विल सी की वाइट माइनॉरिटी कंट्रोल करके बैठी थी, वो भी इंडिपेंडेंट होते हैं, और 1990 में ही विल ऑल्सो फाइंड अराउंड साउथ अफ्रीका का भी डीकोलोनाइजेशन होता है। कैसे कि वहाँ की जो एक सरकार थी जिसे क्या कहते हैं अपार्थीड गवर्नमेंट, जो गोरे और काड़ों के बीच में, वाइट्स और ब्लैक्स के बीच में जो एक तरह से देखोगे डिफरेंशिएट करती थी, मतभेद क्रिएट करती थी, उनके साथ उनको एक्सप्लॉइट करती थी, उन सिस्टम को हम ये कहेंगे कि ये चैलेंज करेंगे, और फिर वहाँ से नेल्सन मंडेला जैसे लोगों का निर्माण होगा सर, ठीक है ना। तो एक डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका का क्रिएशन होगा, ये भी बड़ी प्रोमिनेंट पार्ट है, राइट। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इंडिपेंडेंस होता है, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल होती है, पैन अफ्रीकन यूनिटी की बात हो जाएगी सर, नेशन बिल्डिंग की बात होगी सर, ठीक है, और धीरे धीरे करके डीकोलोनाइजेशन को जन्म दिया जाएगा। अंडरस्टूड दिस पार्ट। अब सवाल ये आ जाता है कि जब ये डीकोलोनाइजेशन हो गया, इसके बैकग्राउंड में दुनिया के अंदर बहुत बड़े बदलाव हुए। अब आप पूछोगे बदलाव किस बात के होते हैं सर, ठीक है। तो देखिए उसके बैकग्राउंड के अंदर अगर आप आइडेंटिफाई करोगे तो आपको मिलेगा कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म का ग्रोथ। ये कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म का जो ग्रोथ है वो कोल्ड वॉर को क्रिएट करता है। किसको क्रिएट करता है? कोल्ड वॉर को। कोल्ड वॉर क्यों? क्योंकि कोल्ड वॉर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द अमेरिकन्स एंड द द अमेरिकन्स एंड द रशियंस अराउंड हु वर ट्राइंग टू क्रिएट एन ऑर्डर। वो एक समाज को, एक राष्ट्र को, एक सोसाइटी को कैसे चलाना चाहिए उसके ऊपर बात करते थे सर, ठीक है। अब आप सबको पता ही होगा कि कैपिटलिज्म किसने सपोर्ट किया था? एडम स्मिथ ने किया था। उसने कहा था कि लेट द इंडिविजुअल बी फ्री, है ना, जैसे लॉक कह के गया था ना कि लेट द इंडिविजुअल बी फ्री फ्रॉम द योक ऑफ द स्टेट, और उसके मदद से धीरे 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 करके इंडिविजुअल लिबर्टी की बात की गई इकोनॉमी के रूप में भी। तो एक पॉलिसी है जिसे हम लोग कहते हैं लाइजा फार, मैंने क्लास के शुरुआत में बताया, फ्री मार्केट पॉलिसी की बात की गई है, जिसके माध्यम से उसने कहा कि ग्रोथ हो जाना चाहिए सर, ठीक है, राइट है ना। तो इसके आधार के ऊपर इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म होने की शुरुआत हुई, बैंकिंग व्यवस्था का लिबरेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, और धीरे 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 करके इकोनॉमी का डेवलपमेंट आपको मिलता रहता है सर, ठीक है। तो आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि कैपिटलिज्म क्या है। वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद बढ़ता है, पर दिक्कत ये होगी कि कैपिटलिज्म के ग्रोथ के कारण पीछे बैकग्राउंड के अंदर सोशलिज्म का भी ग्रोथ हो एज अ रिएक्शन, राइट। इनिशियली सोशलिज्म में कुछ लोग आए जिनको कहते हैं यूटोपियन सोशलिस्ट, है ना। तो सेंट साइमन था, आपको रॉबर्ट ओवन देखने को मिल जाता है, चार्ल्स फोरियर देखने को मिल जाता है सर, ठीक है ना। जो पीरी जोसेफ फ्रोड्रॉन जैसे लोग मिलेंगे, इन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के सामने हमें वर्किंग क्लास को इकट्ठा करना चाहिए और एक समाजवाद की नीति क्रिएट करनी चाहिए। पर ये समाजवाद की नीति इनिशियली सक्सेसफुल नहीं रही। इसके लिए कार्ल मार्क्स जैसे लोग आए। कार्ल मार्क्स ने कहा कि भाई देखो, अगर तुम्हें सोशलिज्म लाना है तो मेरे वाला लाना पड़ेगा। मैं कहता हूँ मेरा सोशलिज्म जो है वो साइंटिफिक सोशलिज्म है सर, ठीक है। उसने कहा कि हम लोगों को इकट्ठा करेंगे। उसी के समय पे वर्किंग क्लास मूवमेंट आगे बढ़ता है। 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी जाती है और फिर उसने कैपिटलिज्म की क्रिटिज्म की एक बुक के माध्यम से, जिसका नाम था दैट्स कैपिटल। दैट्स कैपिटल बेसिकली क्या था कि उसने एक बुक लिखी थी कि देखो कैपिटलिज्म कैसे एक्सप्लॉइट करता है, कैपिटलिज्म की सिस्टम कैसे इंडिविजुअल्स को एक्सप्लॉइट कर रही है सर, ठीक है। बात आगे चलती रहती है। इनफैक्ट कम्युनिज्म के आधार के ऊपर ही रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ।
कॉमिंटम जैसी संस्था बनती और ये कम्युनिज्म ही था जिसने चाइना को भी कम्युनिस्ट बनाया, वियतनाम को भी कम्युनिस्ट बनाया, नॉर्थ कोरिया को भी कम्युनिस्ट बनाया सर, ठीक है। तो ये चीज़ें दर्शाती है कि कैसे धीरे 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 करके कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन दुनिया के अंदर शेपअप किए गए और इसी के आधार के ऊपर बैकग्राउंड में देखोगे तो कोल्ड वॉर की भी शुरुआत हो जाएगी। अब आप पूछोगे कोल्ड वॉर क्या है सर, ठीक है, कहानी किस तरह से चलती रहती है और क्यों होता है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट सर, ठीक है। तो देखिए कोल्ड वॉर क्यों होता है, तो कोल्ड वॉर मूलतः से आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट थी, किसके बीच में थी, इट वॉज बिटवीन द अमेरिकन्स एंड दी रशियंस अराउंड। वाई? बिकॉज अमेरिकन चाहते थे कि कैपिटलिज्म के आधारित दुनिया चले, डेमोक्रेटिक ऑर्डर हमने बनाया है उसके आधारित दुनिया चले, हम जगत के और विश्व को चलाने वाले एक देश के रूप में निकल के आए हैं, तो हमारे हिसाब से व्यवस्था सब कुछ चलनी चाहिए सर, ठीक है, राइट। तो ये अमेरिकन की मान्यता थी सर, ठीक है। तो दिस वाज द थॉट दैट द अमेरिकन्स हैड एक्चुअली इन्वॉल्व इनटू, एंड अमेरिकन्स चाहते थे कि कुछ भी हो जाए अपन इस तरह से चलेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। दिक्कत आपको ये देखने को मिलती रही कि इसके सामने जो रशियंस थे और खास करके यूएसएसआर था, वो सोशलिज्म की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है, वो कहता है कि इंडिविजुअल के हाथ में जब वेल्थ आ जाती है वो सोसाइटी, पावर, कल्चर, पॉलिटिक्स सबको टेक ओवर कर देता है, राइट। तो इससे अल्टीमेटली इक्वालिटी रहती नहीं है, सामाजिक रूप में बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, वहाँ से निकलने की आवश्यकता हमको है सर, ठीक है। तो इन आधार के ऊपर कोल्ड वॉर का निर्माण हुआ और ये इन्होंने डिसाइड किया था कि हम लड़ेंगे, पर लड़ेंगे पर ऐसे लड़ेंगे कि भाई कुछ भी हो जाए सर, ठीक है ना, हम एक दूसरे के सामने सीधी लड़ाई नहीं करेंगे, इसके लिए उसको कोल्ड वॉर के रूप में कहते हैं। तो ये वॉर डिप्लोमेसी में हुई थी, ये वॉर मिलिट्री में हुई थी, मिलिट्री वेपन्स को लेके हुई थी कि भाई तेरे पास कौन सा रॉकेट है, मेरे पास ये रॉकेट है, तेरे पास कौन सी स्पेस है, तेरे पास स्पेस में जाने की क्षमता है कि नहीं है, तू स्पोर्ट्स में कितने मॉडल लेके आया, मैं कितने मेडल लेके आया सर, ठीक है, इसके आधार के ऊपर। और ये प्रॉक्सी वॉर करते थे, मल्टीपल प्लेसेस में प्रॉक्सी वॉर करेंगे सर, ठीक है। एक्चुअली ये कोल्ड वॉर की निर्माण वर्ल्ड वॉर टू से ही होनी शुरू हो गई थी, क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू में जब याल्टा में और पोट्सडम में कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें स्टालिन को लग रहा था कि भाई देखो ये ईस्टर्न यूरोप मेरे अंडर में रहना चाहिए क्योंकि मैंने जीता था सर, ठीक है। और इसके विरुद्ध में विल सी कि चर्चिल जो था एक स्पीच देता है जिसे हम लोग कहते हैं आयरन कर्टेन की स्पीच। उसने कहा कि यूरोप को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड कर दिया गया है और एक लोहे का पर्दा बना दिया गया है, बहुत गलत है, क्योंकि ये कम्युनिस्ट लोगों का पूरा सिस्टम चलता है। इनफैक्ट इसी पीरियड में अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने एक डॉक्ट्रिन दिया, उसने कहा हैरी ट्रूमैन का डॉक्ट्रिन, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, जिसकी मदद से वो कह रहा था कि मैं कम्युनिज्म को कंटेन करूंगा और कंटेन करने के लिए मेरे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्शल जो है वो आपको पैसा भी देगा सर, ठीक है। तो मैं यूरोप को रीबिल्ड करूंगा, ऐसे देश जो कम्युनिज्म के सामने फाइट कर रहे हैं उनको रीबिल्ड रीडेवलपमेंट करने के लिए मुझे कोई दो राय नहीं है, मैं सब कुछ अपना लुटाने के लिए और मदद करने के लिए हर एक प्रकार की तैयार हूँ सर, ठीक है। बात आगे चलती रही, इसके बाद सोवियत रूस ने बर्लिन के अंदर हंगामा किया, क्योंकि बर्लिन जो था वो सोवियत रूस के अंडर में था, तो बर्लिन को ब्लॉकेड कर दिया जाता है। उसमें वेस्ट बर्लिन में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका का जॉइंट कंट्रोल था, पर वहाँ पे जब ब्लॉकेड किया गया तो उन्होंने बहुत सारे हवा उड़ाई, मतलब प्लेन्स उड़ाए, उसकी मदद से उन्होंने विल्सी की कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट किया। अमेरिका को लग रहा था कि वेस्टर्न यूरोप को बचाना पड़ेगा और इसके लिए अमेरिका ने 1949 में नाटो का निर्माण किया। ये नाटो को कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके माध्यम से अमेरिका ने विल्सी की अपनी मिलिट्री पैक्स के माध्यम से धीरे 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 करके चैलेंज किया। अब अमेरिका न्यूक्लियर हो चुका है, सोवियत रूस ने कहा तू न्यूक्लियर हो चुका है तो मैं भी हो चुका हूँ। 1949 में सोवियत रूस ने अपने न्यूक्लियर टेस्टिंग की और न्यूक्लियर आर्म्स की अब रेस शुरू हो गई, क्योंकि अमेरिका 1945 में हो चुका था। आप देखिए कि ओपनहाइमर, आपने मूवी भी देखी होगी और प्रोजेक्ट मैनहट्टन के बारे में पता होगा, और जापान के ऊपर उसका टेस्टिंग भी हो चुका था, राइट। जापान हैड ऑलरेडी बीन टेस्टेड सर, ठीक है। तो सोवियत रूस अब दोनों इकट्ठे हो गए और उसके बाद अमेरिका को चैलेंज करने के लिए वी विल आल्सो फाइंड अराउंड कि ये जो सोवियत रूस था उसने रशिया की कंटेक्स्ट में, चाइना में भी कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन किया, और इस तरह से हमें ये पता चल जाता है कि कम्युनिस्ट क्रांति हुई। ये कम्युनिस्ट क्रांति अब धीरे 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 करके कोल्ड वॉर के दौर में कम्युनिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश करेगी। इनफैक्ट 1950s में कोरिया के अंदर भी लड़ाई होती है। क्यों लड़ाई हुई थी कोरियन वॉर? इट वॉज बिकॉज ऑफ द फाइट अगेंस्ट कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म सर, ठीक है। नॉर्थ कोरिया कम्युनिज्म की तरफ चला गया था, साउथ कोरिया, अमेरिका उसको डेमोक्रेटिक रखने की कोशिश कर रहा था, और इसके कारण ये लड़ाई चलती रही 1950 से 53 के बीच में, और बीच में एक फिर बॉर्डर बनाई गई 38 पैरेलल, जो आज भी एक तरह से देखा जाए तो डीमिलिटराइज जोन के रूप में मिलती रहेगी। इनफैक्ट अमेरिका ने नाटो बनाया तो सोवियत रूस भी कहता है कि मैं भी अपना कोल्ड वॉर के अंदर अपनी अलायंस बनाऊंगा, और उसने एक पैक्ट कर दिया, वॉर्सो पैक्ट, जो ईस्टर्न यूरोप के नेशंस थे इंक्लूडिंग यूएसएसआर प्लस बाकी के नेशंस को इकट्ठा किया गया। अब देखिए कि बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी रही। कोल्ड वॉर जब हो रहा था तो दोनों के दोनों, अमेरिका है ना, यूएसए एंड यूएसएसआर,
बोथ वर ट्राइंग टू वू द न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस। दोनों के दोनों राष्ट्र चाहते थे कि ये जो नए नए आज़ाद हुए देश है वो हमारे साथ में आए, हमारे मिलिट्री ब्लॉक्स में आए, हमारे अंडर में रहे। पर कुछ देश ऐसे थे जिनका ये मानना था कि देखो ये कोल्ड वॉर के चक्कर में आएंगे तो फिर से गुलाम बन जाएंगे। उन देशों ने डिसाइड किया कि हमें नॉन अलाइनमेंट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? नॉन अलाइनमेंट। हम ना इनके हैं ना उनके हैं। देखो हम रशिया के साइड भी नहीं है, हम अमेरिका के साइड भी नहीं है। हम हमारा नॉन अलाइनमेंट के पॉलिसी फॉलो करेंगे, जिसके माध्यम से आगे चलेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा सर। ठीक है, ये नॉन अलाइनमेंट के विचार किसने रखे थे? तो 1955 में बांडुंग में कॉन्फ्रेंस होती है इंडोनेशिया में, जहाँ पहली बार आइडिया रखा गया। और 1961 तक आते आते बेलग्रेड सर, ठीक है ना, जो यूगोस्लाविया का पुराना कैपिटल था, अब तो सर्बिया का पार्ट है, वहाँ पे नसीर, वहाँ के अंदर आप जाओगे तो नेहरू जी, वहाँ पे आप टीटो जो यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट थे, उन सब की अध्यक्षता में नॉन अलाइनमेंट रखा गया। कहा गया कि देखो हमें ना ही प्रॉक्सी कन्फ्लिक्ट में पड़ना है, ना ही न्यूक्लियर रेस में पड़ना है, ना ही कोई डिप्लोमेसी में पैक्ट ट्रीटीज करनी है, ना ही कोई अलायंसेस के अंदर पड़ना है, क्योंकि अल्टीमेटली इससे तो हमारा ही नुकसान है सर। ठीक है, कि हम ये डिप्लोमेसी टॉक्स में, अलायंसेस में, न्यूक्लियर आर्म्स में, प्रॉक्सी वॉर्स में पड़ेंगे, इससे अच्छा अपन नॉन अलाइंट रहेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा सर। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने थीमेटिकली नॉन अलाइनमेंट की बात की और कोल्ड वॉर पीछे चलता गया। अब देखिए कोल्ड वॉर का आउटकम क्या रहा, याद रखिएगा सर। ठीक है, तो कोल्ड वॉर टोटल 45 साल तक चला है, 1945 से लेके 1991 तक, है ना। सो इट स्टार्टेड फ्रॉम 1945, इट गोज ऑल द वे अप टिल 1991। आउटकम ये रहा कि कोल्ड वॉर में ज़रूरत से ज़्यादा मतलब औकात के बाहर जब आप अपना रायता फैला देते हो तो आपका पतन निश्चित हो जाता है। वो चीज़ यूएसएसआर को झेलनी पड़ी सर। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इट वाज नॉट इन कंपेयर विद द अमेरिकन्स। मतलब उसको अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए थी। टेक्निकली देखा जाए तो उसको अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए थी, पर उसको अपनी लिमिटेशंस नहीं समझ में आई कि भाई देखो अपनी औकात इससे बाहर नहीं है, अपन को इससे बाहर नहीं जा सकते सर। ठीक है, तो आप लड़ ही रहे हो, स्पेस में लड़ रहे हो, डिफेंस में लड़ रहे हो, मिलिट्री में लड़ रहे हो और टेक्नोलॉजी में लड़ रहे हो, पर एट व्हाट कॉस्ट अराउंड, एट द कॉस्ट ऑफ द कमांड इकोनॉमी। आपकी मल्टीपल प्लेसेस में फाइट करवा रहे हो, वियतनाम में लड़ाई हुई, कोरिया में लड़ाई हुई, बाकी सारे प्लेसेस में फाइट कर रहे हो। तो इन स्थिति में, और क्यूबा के अंदर क्राइसिस होती है, आप देखिए क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई थी, जो बड़ी सिग्निफिकेंट घटना थी सर। ठीक है, ये सब घटनाओं के कारण यूएसएसआर कमज़ोर हुआ, और कमज़ोर होने के बाद उसका डिक्लाइन आपको मिल जाएगा, राइट। तो आपको ये क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि कैसे कोल्ड वॉर बेसिकली चलता रहता है। तो देखिए कोल्ड वॉर पहला फेज में था, उसको कहते हैं 1945 से लेकर 1949 तक का पीरियड, इसको कहते हैं अर्ली कोल्ड वॉर, है ना। इस पीरियड में नाटो का स्थापना हुआ, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन आया, मार्शल प्लान आया, मैंने आपको बताया यूएसएसआर ने अपना खुद का एटॉमिक बॉम्ब किया सर। ठीक है, और चाइना कम्युनिस्ट बनता है, पर उतनी बड़ी ज़्यादा इंटेंसिफिकेशन नहीं होगा, मतलब लड़ाइयाँ नहीं होगी सर। ठीक है, पर 1950s तक आते आते, 1950 तक आते आते आप आइडेंटिफाई करोगे तो जब कोरिया की वॉर हुई उसके बाद कंटिन्यूसली हमें ये पता चल जाता है कि बहुत सारी क्रॉप्सी यानी कि प्रॉक्सी वॉर होने की शुरुआत हो जाती है। ये प्रॉक्सी वॉर के रूप में कोरिया के अंदर लड़ाई होती है, आर्म्स रेस बढ़ जाती है, वॉर्सो पैक्ट हो जाता है, राइट। इवन चाइनीज़ जो है वो भी अब एक्टिव होने की शुरुआत करेंगे और वो भी अब भिड़ने की कोशिश करेंगे। वियतनाम में 1954 में सिविल वॉर हो जाती है, क्योंकि ट्रूमैन का ये मानना था कि भाई कुछ भी हो जाए हम वियतनाम को कम्युनिस्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जैसे यूरोप में आयरन कर्टन बना है ना सर, आयरन कर्टन कहाँ पे बना है? वेस्टर्न और ईस्टर्न यूरोप को डिवाइड कर दिया गया है सर। ठीक है, ऑल द वे अप टिल जर्मनी, है ना। इवन जर्मनी का भी डिवीजन हुआ था दो पार्ट में, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के रूप में, राइट। तो उसके कंटेक्स्ट में ये कह रहे थे कि अब हमें रोकना ही पड़ेगा सर। ठीक है, तो इन स्थिति में धीरे धीरे करके 1950s का दौर आया। अब देखिए 1950s में स्टालिन की मृत्यु हो जाती है और निकिता क्रुश्चेव सत्ता पे आया। क्रुश्चेव ने कहा कि देखो वी कैन कोएग्जिस्ट टुगेदर, अमेरिका और रशिया दोनों साथ में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। पर 1950s में उसने भी अपनी उंगली की, उसने विल सी की वॉर्सो पैक करवाया, फिर सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, और उसने ही वी विल सी 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस करवाई। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या थी? तो अगर आप कहानी को याद रखने की कोशिश करोगे कि अमेरिका ने अपने मिसाइल बेस बनाए थे तुर्की में, वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स थी, बाय द वे देवर आईसीबीएम्स, ओके। तो तुर्की से रशिया की तरफ सीधा सीधा अटैक हो सकता था और इसके कारण रशियंस बड़े दुखी थे और उनको चिंता भी हो रही थी। तो रशियंस ने क्या किया था, सोवियत रूस ने 1958 के अंदर क्यूबा में क्रांति करवा दी थी, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन किया था। और क्यूबा में जो एक मिलिट्री डिक्टेटर था जो कैपिटलिज्म और अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था, उसको सत्ता से हटा दिया गया। उसको सत्ता से बेदखल करने के बाद, आफ्टर रिमूविंग हिम फ्रॉम पावर सर, ठीक है, ये क्यूबा नाम के प्रदेश के अंदर जो कम्युनिस्ट रूल था आ गया था फिडेल कास्ट्रो की अध्यक्षता में। अब होता क्या है कि क्यूबा में कम्युनिस्ट रूल आ गया है,
और रशिया ने कहा कि मैं अपना मिसाइल बेस बनाऊंगा। अब क्यूबा से अमेरिका देखोगे तो 100 किलोमीटर है, और अमेरिका को ये रियलाइजेशन हुआ कि ये तो हमारे लिए बहुत खतरा है, ये तो इसको तो हमको रोकना पड़ेगा, और इसके लिए उन्होंने क्यूबा को ब्लॉकेड किया था और न्यूक्लियर वॉर होने की आवश्यकता हो गई थी सर, ठीक है। तो इसी को ही कहते हैं कि बोथ द कंट्रीज वर ट्राइंग टू अवॉइड न्यूक्लियर वॉर सर, ठीक है। और 62 के बाद थोड़ी शांति आई, और ये शांति टेम्पररी पीरियड में डिटेंट लाती है। डिटेंट का मतलब होता है कि अब थोड़ा बहुत अब समझौता करवा दिया था। इन्होंने कहा कि चलो हम शांति करेंगे सर, ठीक है ना। एनपीटी साइन होती है, अगर आपको पता होगा सर, ठीक है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1967 में साइन होती है। सॉल्ट होती है, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी सर, ठीक है। हेलसिंकी में एग्रीमेंट हुआ था, फिनलैंड के अंदर जाके मैटरमेंट किया कि भाई चलो कोएग्जिस्ट करेंगे, बट ये चीज़ ज़्यादा नहीं चल पाई। क्यों नहीं चल पाई? क्योंकि 1970s के बाद के आते आते फिर से कोल्ड वॉर अपनी पीक के ऊपर गया। कैसे किया? सोवियत रूस ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया सर, ठीक है। क्यों किया? क्योंकि उसको अपनी एक्सपांशन और उसको रियलाइजेशन हो रहा था कि भाई हमें कुछ करना पड़ेगा सर, ठीक है। तो इस तरह से वो चलते गए, फिर से रिन्यूड आर्म रेस हो गई। रीगन आ गया, रीगन ने कहा अब तो मैं स्टार वॉर्स करूंगा, मैं अब स्पेस में जाऊंगा, मैं सैटेलाइट बड़े बड़े लॉन्च करूंगा और इनको दिखाऊंगा कि क्या कर सकते हैं। अब देखिए कि दिक्कत क्या थी कि ये कोल्ड वॉर 45 साल तक चलता है, 1945 से लेकर 1990s तक, है ना। तो मिड 1980s में ही यूएसएसआर के अंदर रियलाइजेशन हुआ। क्या रियलाइजेशन हुआ? कि बेटा हमने ज़रूरत से ज़्यादा ही रायता फैला दिया। ये वैसी बात हो जाती है अनलिमिटेड फूड वाली सर, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि बहुत बार आप अनलिमिटेड फूड वाली रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हो, और आपको लगता है कि मैं सब कुछ खाना खा लूँगा सर। अरे भाई, अनलिमिटेड है उसका मतलब ये नहीं कि हमारा पेट अनलिमिटेड है। खाना अनलिमिटेड मिल रहा है, आप समझने की कोशिश करिए। यू आर गेटिंग फूड अनलिमिटेड। अवर बॉडी इज़ नॉट अनलिमिटेड सर, ठीक है। अवर बॉडी है सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस अराउंड, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए सर, ठीक है। तो स्थिति ऐसी क्रिएट हो गई कि 1980s के दशक में सोवियत रूस में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई, और ये क्राइसिस के लिए मिखाइल गोर्बाचेव बेसिकली उस पीरियड में रिफॉर्म्स लेके आया। एक को कहते हैं ग्लासनोट और दूसरे को कहते हैं पेरेस्ट्रॉइका सर। उसने कहा कि मैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करूंगा, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करूंगा, सोवियत रूस को बदलूंगा, कम्युनिज्म के अंदर थोड़ी लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम लाऊंगा और अपने सिस्टम को बदलाऊंगा। पर तब तक ईस्टर्न यूरोप के अंदर जो पूरे की पूरी जो कम्युनिज्म के अंडर में थी वहाँ पे विद्रोह हो गए। बर्लिन के अंदर जो जर्मनी में इन्होंने दीवार बनाई थी वेस्ट और ईस्ट बर्लिन के बीच में, वो टूट जाती है। सोवियत यूनियन के अंदर भी विद्रोह हुआ, और 1990s तक आते आते विल सी कि सोवियत यूनियन भी डिसइंटीग्रेट हो गया और वॉर्सो पैक्ट भी खत्म हो गया। जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हो गई, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ, और यूएसए बिकेम द नंबर 1 पावर इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो कहानी के रूप में आपको ये चीज़ देखने को मिल जाती है कि 1980s के दशक तक आते आते, 1990 के दशक तक आते आते, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर विल टेक। किसका डिसइंटीग्रेशन होता है? सोवियत रूस का डिसइंटीग्रेशन हुआ। अब होता है कैसे हुआ सर, ठीक है। तो देखिए, मिखाइल गोर्बाचेव बेसिकली सोवियत सिस्टम के अंदर आया। सोवियत सिस्टम लेनिन स्टालिन के समय की पुरानी सिस्टम चल रही थी, उसने उसने रिफॉर्म्स किए। रिफॉर्म्स के रूप में एक को कहते हैं ग्लासनोट, जिसको कहते हैं ओपननेस। पेरेस्ट्रोइका, जिसको कहते हैं रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इकोनॉमी। अब ये करने के चक्कर में उसको लगा कि इकोनॉमी ग्रो करेगी, मैं आगे जाऊंगा, पर उल्टा हो गया सर, ठीक है। इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाते हैं, राइट। इनके यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने की शुरुआत होगी। भाई ने थोड़ी बहुत फ्रीडम ऑफ स्पीच देने की शुरुआत कर दी। अब रशिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच अलाउड नहीं था ईस्टर्न यूरोप के अंदर सर, ठीक है। और ऐसी स्थिति का निर्माण होने की शुरुआत हो गई कि कम्युनिज्म की बदलाव हुए, उसकी आलोचना होने की शुरुआत हो गई। ईस्टर्न यूरोप में क्रांति होती है। पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, ईस्ट जर्मनी, रोमानिया, बल्गेरिया, दे वर ऑल द नेशंस विच वर पार्ट ऑफ यूएसएसआर, मतलब ईस्टर्न ब्लॉक के पार्ट थे वो, वॉर्सो पैक के पार्ट थे, वहाँ सब पे विद्रोह हो गया। आखिर के अंदर बर्लिन की दीवार भी कूद तोड़ दी जाती। बर्लिन में इन्होंने जर्मनी में ईस्ट और वेस्ट बर्लिन के बीच में एक वॉल क्रिएट की थी, वो भी खत्म हो गई। 1990s तक आते आते सोवियत रूस को रियलाइजेशन हुआ हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बाल्टिक स्टेट्स अपने आप को इंडिपेंडेंट करने लग गए। लैटविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया बेसिकली वो विद्रोह करते हैं सर, ठीक है। और साथों के साथों अब रशिया खुद कह रहा था कि भाई हमको नहीं रहना ये यूएसएसआर के अंदर सर, ठीक है। तो गोर्बाचेव की स्थिति बड़ी खराब हो गई, और 1991 के अंदर इवेंचुअली विल कम टू नो कि एक ऐसा नेशन जो करीबन 15 नेशंस का ग्रुप था। यूएसएसआर में कितने थे? 15 कंट्रीज थे, राइट। उसमें रशिया था, यूक्रेन था, जॉर्जिया था, अजरबैजान आपको मिल जाता है, अर्मेनिया, आपको 5 स्थान मिल जाएंगे, है ना। तो कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, तुर्कमेनिस्तान, मतलब तुर्कमेनिस्तान सर, ठीक है, एंड उज़्बेकिस्तान, और ये सब, और इंक्लूडिंग लेटविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया जैसे ये सब के सब कंट्रीज थे, सब के सब उसमें से चले गए। तो सोवियत रूस भी चला गया, ईस्टर्न ब्लॉक भी डिसइंटीग्रेट हो गया, तो कुछ बचता ही नहीं है। कुछ नहीं बचा, तो इवेंचुअली क्या हुआ? यूएसए बिकेम अ सुपर पावर सर, ठीक है। तो अमेरिका एक सुपर पावर के रूप में निकल के आता है, ये कोल्ड वॉर के बाद में निकल के आएगा सर, ठीक है। अब सवाल ये आ जाता है कि अमेरिका क्यों बेसिकली निकल के आता है सर, ठीक है। तो देखिए, कोल्ड वॉर के समय पे दुनिया कैसी थी? बाइपोलर हुआ करती थी। बाइपोलर का मतलब ये होता है कि भाई एक ऐसी दुनिया थी
जहाँ दुनिया के अंदर विल सी की 2 पावर सेंटर्स आपको मिल जाते हैं, जहाँ डायरेक्ट वॉर के सिवा इन्होंने फाइट किया था। पर अमेरिका सर्वाइव कर गया, उसके पीछे का कारण था उसकी इकोनॉमी सर, ठीक है? देखिए रशिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ 1920-30 के दशक में, और वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी आधा-अधूरा रहा। अमेरिका ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के माध्यम से अपनी इकोनॉमी को ग्रो किया। इनफैक्ट दोनों वर्ल्ड वॉर में उसने अपनी मिलिट्री पावर को दिखा दिया। देखिए वर्ल्ड वॉर 2 में रशिया जीतता तो है सर, ऐसा नहीं है कि सोवियत रूस नहीं जीतता था। पर वर्ल्ड वॉर 2 में जीतने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ विनिंग इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अराउंड, यू विल फाइंड सर्टेन थिंग्स कि वो उतनी मिलिट्रीली एडवांस नहीं थे जितना अमेरिकन्स हुआ करते थे। और अमेरिकन्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डॉलर इकोनॉमी का जिस तरह से निर्माण किया था, वो नहीं टिक पाता है। और अमेरिका की अपनी सॉफ्ट पावर भी, आप देखिए 1950-60 से जो हॉलीवुड है, जो अमेरिकी इन्फ्लुएंस है एजुकेशन के अंदर, बाकी सारी जगह के ऊपर, वो भी अमेरिका को कहीं ना कहीं मदद करता है उसकी सपोर्ट के रूप में सर, ठीक है? उसने इंस्टीट्यूशंस को जिस तरह से लीड किया है, यूएन है, डब्ल्यूटीओ है, नाटो है सर, ठीक है? वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी देख लो, है ना? आईटी हो गया, स्पेस हो गया, आपकी डिफेंस हो गई सर, हर जगह के ऊपर अमेरिकन का दबदबा था, और उसकी अलायंसेज भी ऐसी है। इनफैक्ट नाटो एकमात्र अलायंस नहीं था जो अमेरिकन ने किया था, याद रखेगा। अमेरिका ने नाटो किया, सीएटो किया, सेंटो किया, एनजेड यूएस किया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका की एक पैक्ट की थी जो इतनी दूर तक कर रहा है। ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि अमेरिका एक सुपर पावर के रूप में निकल के आया। उसके पीछे का कारण बहुत सारे थे। इनफैक्ट 1990 से लेके 1990 से लेके आप देखोगे लेट 2020 तक सर, ठीक है ना? विल फाइंड कि दुनिया यूनिपोलर थी। यूनिपोलर मतलब एक ही पावर है, एक ही शक्ति आपको मिल जाती है। पर आज की स्थिति बदल गई है। 21st सेंचुरी के अंदर चाइना का राइज हो रहा है, जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं, अमेरिका जो सोल सुपर पावर के रूप में अपने आप को कहता था, उसको बरकरार रखने के लिए वो फाइट कर रहा है। सूनर और लेटर द वर्ल्ड विल मूव टूवर्ड्स मल्टीपोलरिटी, और ये जो यूनिपोलरिटी यानी कि एक ध्रुवीय दुनिया है, उसमें भी अब बहुत सारा बदलाव होगा। तो कहानी वर्ल्ड हिस्ट्री की क्या थी? कहानी वर्ल्ड हिस्ट्री की ये थी कि दुनिया के अंदर जितने भी इवेंट्स हुए हैं सर, ठीक है? वो इवेंट्स में सबसे पहला इवेंट आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे तो ये शुरू ही होता है अमेरिका की क्रांति से, है ना? मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री को अगर आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे तो कहाँ से शुरू होता है? वो शुरू ही होता है यहाँ से सर, ठीक है, राइट, ओके। तो एक साइड के ऊपर डीकोलोनाइजेशन, कोल्ड वॉर और इवेंचुअली कोल्ड वॉर का ख़त्म होना और यूएसए का नंबर 1 बनना, यही आपका सिलेबस का क्रक्स है सर, ठीक है? सो इट स्टार्ट्स अप विथ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड द अमेरिकन रिवॉल्यूशन वे बैक इन 1760s एंड 1770s, बट इट एंड्स अप, है ना, उसका अंत कहाँ पे होता है? इट एंड्स अप बाय 1991 वेयर कोल्ड वॉर एंड्स, यूएसएसआर कोलैप्सिस एंड यूएसए बिकेम नंबर 1 सर, ठीक है? अब देखिए कि ये जो पूरी की पूरी हमने आपके साथ चर्चा की है, ये एक थीमेटिक चर्चा है। अब आप पूछोगे थीमेटिक चर्चा भाई ऐसे होती है? हाँ भाई ऐसे ही होती है सर, ठीक है? इन सब के टॉपिक्स के ऊपर आप चाहते हो तो मैं बहुत डिटेल डिस्कशंस भी कर सकता हूँ। पर दिक्कत ये है कि वो जो डिटेल डिस्कशन है सर, ठीक है, अपन यहाँ पे करने की जगह अपने लाइव क्लासेस में करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा सर, ठीक है? तो अगर आप डिटेल डिस्कशन चाहते हो, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करना चाहते हो, तो हमारे साथ ज्वाइन करिए अनअकैडमी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोड मिलेगा, आप ये PN लाइव कोड को यूज़ करिए और नीचे दी हुई लिंक के ऊपर आप क्लिक करोगे, आप सब्सक्रिप्शन लीजिए। बहुत बेहतरीन ऑफर्स चल रही है सर, ठीक है? और इन ऑफर्स का लाभ लेके अपनी यूपीएससी की तैयारी को और आगे बढ़ाइए सर, ठीक है? आई सी यू विथ वन मोर इंटरेस्टिंग सेशन। आपको ये सेशन कैसा लगा मुझे बताइएगा। बाय द वे इस क्लास की PDF जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा लिंक के साथ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारा कंपाइलेशन है, बहुत सारा डेटा है इसमें, बहुत सारी डिटेल्स मैंने डाली हुई है और ये आपके लिए बनाई हुई है, तो यू कैन डेफिनेटली basically use it for revision purpose as well. I'll see you in one more interesting session. Thank you very much and let's crack it.